गाइस मेरी आवाज आ रही ना आपको? मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, अगर कोई डाउट नहीं है तो आप लोग नो डाल दीजिए। I'll ask in क्वेश्चन आंसर। ओके। ओके शिवा जी। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। एंड तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, हमने मशीन लर्निंग का हाफ पार्ट कवर कर लिया था। कि हमने एक पहले मशीन लर्निंग के लिए हमने एक बेसिक मैथमेटिक्स हम लोगों ने प्रिपेयर कर लिया। फिर हमने एक मॉडल बना लिया, एक बेसिक मॉडल बना लिया। और उसके बाद आप क्या करेंगे, मतलब बनाने का फोरकास्ट कर लिया। बोलेंगे आप क्या करेंगे, आप उसमें हम करेंगे कुछ चीज़ें ऐड ऑन। फॉर एग्जाम्पल कि अब जैसे मैं एग्जाम्पल ले रहा था हमेशा कि हाउस प्राइस प्रिडिक्शन, एग्जाम्पल ले रहे थे। तो उसमें था क्या कि हमारे पास बहुत सारे डेटा सेट था, फीचर्स हमारे पास बहुत सारा था, जैसे कि कितने नंबर ऑफ रूम्स है, कितना एरिया है, क्या पिन कोड है उस लोकेशन का, और बेसिकली कौन से एरिया में रहते हैं वो लोग, और कितने नंबर ऑफ फ्लोर्स हैं, ये सब चीज़ें। तो अब ये हमारे पास फीचर्स है बहुत सारे। तो अब कभी कभी क्या होता है मशीन लर्निंग में, या डेटा सेट जब आपको मिलेगा फ्यूचर में किसी भी काम के लिए, तो सब कुछ हमेशा रिलेवेंट नहीं मिलेगा। कभी कभी चीज़ें होंगी आपको इररिलेवेंट होंगी, कि कुछ कुछ लगेगा आपको कि यार ये तो मेरे लिए काम के लिए नहीं है डेटा सेट। हाँ, ये वाला फीचर मेरे लिए काम के लिए नहीं है। मान लो कि आपको इसी हाउस प्रिडिक्शन में आपको एक डेटा सेट दिया, एक कॉलम दिया जिसमें लिखा होगा कि यहाँ पे कितने नंबर लोग रहते हैं, पॉपुलेशन क्या है वहाँ की, ठीक है। या फिर वहाँ पे ये लिखा रहेगा कि वहाँ पे सीजन कौन सा रहता है मोस्टली। तो मोस्टली सीजन कौन सा रहता है वो एक रिलेवेंट नहीं है हमारे लिए, राइट। तो अब ये होता है कि कुछ चीज़ें अब ये कौन से फीचर्स हमारे लिए रिलेवेंट है, कौन से फीचर हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है, तो इसी चीज़ को बोलेंगे फीचर सिलेक्शन। और इसके लिए हमारे पास काफ़ी सारे टेक्निक्स होते हैं, जस्ट टू एनालाइज, जस्ट टू एलेबोरेट कि आखिर कौन सा फीचर हमारे लिए यूजफुल है या नहीं। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सॉरी मेरी वॉइस में थोड़ा सा एक डीप वॉइस हो रखा है, क्योंकि एक्चुअली कोल्ड हो गया थोड़ा सा। मेरी स्क्रीन सबको दिख रही ना? आप यस या नो में आंसर कर दीजिए। थैंक यू सीमा जी, थैंक यू सदैव जी। ओके, फीचर सिलेक्शन टेक्निक। तो फीचर सिलेक्शन तभी कर पाएंगे, इसके लिए हमारे पास कुछ चेकलिस्ट है कि क्या क्या चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। ओके, मतलब किस किस बेसिस पे हम उस फीचर को हटा सकते हैं। तो सबसे पहला चेकलिस्ट है वो है डोमेन नॉलेज। किसी भी डेटा सेट पर अगर आप काम कर रहे हो तो उसका डोमेन नॉलेज होना चाहिए आपके पास। डोमेन मतलब क्या है, उसका मतलब कि उसका बिजनेस नॉलेज। कि फॉर एग्जांपल आप लोग म्यूजिक इंडस्ट्री में, मान लो कोई जो म्यूजिक इंडस्ट्री में रहते हैं, तो उनको बताना है कि जो वो सॉन्ग बना रहे हैं वो हिट होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए उनका डोमेन नॉलेज होना चाहिए कि जो म्यूजिक बना रहा है उसका उसका कंपोज क्या है, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ लोग, मतलब कौन से जेनरे में आता है। तो ये सब चीज़ें डोमेन नॉलेज होती है। जैसे मेरी एक्सपर्टीज है, मेरा जो अभी करंट वर्क है वो है क्लाउड बेस्ड प्रिडिक्शन, कि वहाँ पे पर्टिकुलर एरिया पे क्लाउड होगा या नहीं होगा बेस्ड ऑन सैटेलाइट इमेजेस। तो मुझे अगर मेरी डोमेन नॉलेज है कि ओके क्लाउड किस वजह से वहाँ पे आता है, क्या क्या रीज़न है वहाँ पे, और मुझे फैक्टर्स पता है, एक जो एक नॉलेज रहता है, तो अगर वो डोमेन हमारे पास आइडिया है उस डोमेन का, तो मुझे पहले से ही पता होगा कौन सा फीचर मेरा रेलेवेंट है और कौन सा नहीं है। इसलिए डोमेन इंपॉर्टेंट है। तो तभी हम लोग बोलते हैं डेटा साइंस को कि कोई पर्टिकुलर फील्ड नहीं है डेटा साइंस, ये एक मिक्सचर है बिजनेस का, मैथमेटिक्स का, कोडिंग का, ठीक है। तो सेकेंड हमारा चेकलिस्ट है मिसिंग वैल्यू। अब मिसिंग वैल्यू क्या है कि कभी कभी हमारे डेटा सेट में जैसे कोई भी डेटा सेट ले लें, हाउस प्राइस प्रेडिक्शन ले लेते हैं, तो मान लो हमारे पास 20,000 रोज है उस डेटा सेट में। और क्या होगा कि 20,000 रोज है हमारे पास, लेट्स से 15 कॉलम्स है। तो अगर 20,000 रोज और 15 कॉलम्स, अगर उस हर एक कॉलम में मिसिंग वैल्यू अगर हुई, आई होप सबको मिसिंग वैल्यू का मतलब पता है। मिसिंग वैल्यू का मतलब आई होप सबको पता है। आप
कोई बंदा रिस्पॉन्ड कर दीजिए मिसिंग वैल्यू का मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, आई होप को आपको पता हो। ठीक है, मैं एक बार बता देता हूँ। मिसिंग वैल्यू उसको कहते हैं कि अगर आपके डेटा सेट में कोई 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 सेल, कोई भी आपकी वैल्यू मिसिंग है, कोई डेटा नहीं है वहाँ पे, नैन वैल्यू वहाँ पे है, उसे कहता है मिसिंग वैल्यू। जैसे कि मैं इसी के बाद हाउस प्राइस प्रिडिक्शन का, मान लो आपके पास टेबल था जिसमें 5 वैल्यूज थी कि बी एच के वन, नंबर ऑफ बी एच के, नंबर ऑफ एरिया, और एरिया साइज, पिन कोड। आपके पास 5 लोकेशन की थी वैल्यू, लेकिन एक लोकेशन पे आपके पिन कोड की वैल्यू नहीं थी। तो पिन कोड की वैल्यू नहीं तो मतलब वो मिसिंग वैल्यू है वहाँ पे। ठीक है, तो ये होता है मिसिंग वैल्यू। तो क्या होगा, तो आप बेस्ड ऑन मिसिंग वैल्यू पे भी हम लोग अपना फिल्टर आउट करते हैं। अब इसका क्राइटेरिया है कि कितना परसेंट मिसिंग वैल्यू होना चाहिए एक पर्टिकुलर कॉलम में, ताकि हम उस कॉलम को हटा सकें। तो उसका जो रेंज है, उसका एक बेसिक रूल है, अगर 50% से ज़्यादा मिसिंग वैल्यू हुआ उस पर्टिकुलर कॉलम में, तो हम उस कॉलम को हटा देंगे, सिंपल। अगर हमारे पास 50 कॉलम्स है, 50 कॉलम्स है, अब मान लो हमारे पास 2 कॉलम ऐसे मिले जहाँ पे मिसिंग वैल्यू 50% से ज़्यादा है, तो हम उसको हटा देंगे उन 2 कॉलम्स को। बहुत बेसिक, बहुत बेसिक और सिंपल हाँ चेकलिस्ट है हमारा। उसके बाद आता है थर्ड ऑप्शन, कोरिलेशन विद टारगेट क्लास। आई होप मैंने कल कोरिलेशन का मतलब वो बताया था। किसी को कोरिलेशन का में डाउट तो नहीं है ना? आप यस और नो से बोल सकते हैं, अगर डाउट है तो मैं दोबारा बता दूंगा। किसी को कोई कोरिलेशन में डाउट है, कोरिलेशन होता क्या है? इफ यस तो मैं रिपीट कर दूंगा, इफ नो तो हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सीमाजी फॉर रिस्पॉन्स। तो अब क्या है कि अब जब भी अब जो भी हमारे पास डेटा सेट होना चाहिए, उसका टारगेट क्लास का मतलब ये है कि जिसकी आप वैल्यू प्रिडिक्ट कर रहे हैं। जैसे कि हम कल एग्जांपल ले लेते हैं, बच्चे की एज की एग्जांपल, हाइट की एग्जांपल, कि हमारे पास बच्चे की एज है, हम उससे बेसिस पे हाइट प्रिडिक्ट करना है। ठीक है, और हमारे पास ये जो एज का गैप है वो है 5 से 20 का। तो हमारे पास एज का कॉलम है और एज के बेसिस पे हाई कोरिलेशन था। और 5 की एज पे बच्चे की यह हाइट है, 6 की एज पे बच्चे की हाइट होगी। ऑब्वियसली जैसे जैसे एज बढ़ता रहेगा हाइट बढ़ता रहेगा, तो परफेक्ट हाई कोरिलेशन वैल्यू था। अब मान लो इसमें और भी फीचर्स आ सकते हैं, बच्चे की हाथ की लेंथ, बच्चे के पैर की लेंथ। तो ये सारे हाई कोरिलेशन है कि अगर पैर की लेंथ बढ़ेगी तो साला बच्चे की हाइट बढ़ रही है। लेकिन उसमें देखा जाए कि बच्चे की नॉलेज, कि बच्चे की नॉलेज कितनी है, बच्चे की नॉलेज ज़्यादा होगी तो ये ऑब्वियसली कोरिलेटेड है, हाई कोरिलेटेड नहीं बट कोरिलेटेड है। हम ये बोल सकते हैं कि अगर बच्चा अगर 10th क्लास में, तो मतलब इसकी हाइट ये हो सकती है। अगर 12th क्लास में तो बच्चे इसकी हाइट ये हो सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली उसी के बेसिस पे हम बच्चों को डालते हैं, तो ये कोरिलेशन हो सकता है। पर क्या ये कोरिलेशन हो सकता है कि बच्चे ने जो कपड़े पहने हैं, अगर बच्चे ने ब्लू कलर के कपड़े पहने तो हम उसके बेसिस बता सके कि उसकी क्या हाइट होगी? बता सकते हैं हम लोग, यस या नो? क्या हम बच्चे के कपड़ों, नो? थैंक यू सेम। को और किसी को डाउट है? यस परफेक्ट कुलदीप, कुलदीप जी, हम लोग नहीं बता सकते कि उसके कपड़ों के बेसिस पे उसकी हाइट क्या होगी। तो ये कोरिलेशन नहीं है, हमारे कोरिलेट नहीं करता हमारे बच्चे की हाइट पे हमारे कपड़े। तो इसका मतलब वो कपड़े वाला कॉलम हटा देंगे, सिंपल। तो हमने देखा कि कैसे कैसे हम कपड़े कॉलम को हटा सकते हैं। एक और ऑप्शन है हमारे पास, कोरिलेशन बिटवीन द फीचर्स। अब होता क्या है कि जैसे इसी का एग्जांपल है, तो बच्चे की हाइट के लिए, तो बच्चे की पढ़ाई, बच्चे की इंटेलिजेंस, ठीक है, बच्चे का हाथ का साइज, बच्चे का पैर का साइज और बच्चे की एज, ठीक है, और ये हमारे फीचर्स है। और हमारा प्रिडिक्ट करना है बच्चे की हाइट। अब आप सोच सकते हैं कि बच्चे का जब एज बढ़ेगी तो बच्चे की हाथ का साइज भी बढ़ेगा, बच्चे का पैर का साइज भी बढ़ेगा, राइट? तो बच्चे की हाइट का, हाथ का साइज और बच्चे की पैर का साइज, अगर हाथ का साइज बढ़ेगा तो पैर का साइज भी बढ़ेगा। तो ये लगता है ना आपस में कोरिलेटेड है, कोरिलेटेड ही है। अगर हाथ का साइज बढ़ेगा तो पैर का साइज भी बढ़ेगा, राइट? यस या नो? परफेक्ट। तो जैसे हाथ का साइज बढ़ेगा वैसे पैर का साइज बढ़ेगा, तो ये आपस में ही कोरिलेटेड है ये 2 फीचर्स। तो अब क्या होता है कि अगर एक फीचर ऑटोमेटिकली वो चीज बता ही रहा है, अगर हाथ का साइज बढ़ेगा तो मतलब पैर का साइज बढ़ ही रहा है,
तो ये पता है एक फीचर अपना भी दूसरे फीचर को पता है ना उसकी वैल्यू। तो इस केस में क्या करेंगे कि डुप्लीकेट फीचर को हम हटा दें, सिंपल। अगर हाथ का साइज बढ़ रहा है तो अगर हमारे पास फीचर में है कि पैर का साइज भी बढ़ रहा है तो उसको हटा देंगे, क्योंकि हमें पता ही है कि अगर हाथ का साइज बढ़ेगा तो पैर का साइज भी बढ़ेगा ही। तो कैसे हम कोरिलेशन के बेसिस पे हम कैसे जज करा हमने, अगर वो टारगेट क्लास से कोरिलेटेड हाईली कोरिलेटेड है तो हम उसको रखेंगे, वरना नहीं रखेंगे। अगर दो फीचर के बीच आपस में कोरिलेशन है तो ये उसको हटा देंगे, एक फीचर को। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? आई होप यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं होगा। दो अलग अलग चीजें समझाई गई यहाँ पे कि एक टारगेट क्लास के बीच में कोरिलेशन और एक आपस में कोरिलेशन, आपस में फीचर के आपस में कोरिलेशन के बीच। अगर टारगेट क्लास के बीच में अच्छा कोरिलेशन है तो उसको रखना है, और आपस में फीचर का अच्छा कोरिलेशन है एक फीचर को हटा देना है। किसी को कोई डाउट? सीमा जी, अक्षय जी, थैंक यू पीयूष जी, थैंक यू कुलदीप जी। अब ये चार चीजें आ गई इंपॉर्टेंट, जो जो बेसिक है, ये मतलब एक बेसिक मैथमेटिक्स है और हम लोग पता कर पाएंगे। अब ये कुछ है मशीन लर्निंग की प्रिंसिपल टेक्निक्स, जैसे प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, फॉरवर्ड फीचर सिलेक्शन, फीचर इंपॉर्टेंस। तो हम इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि आखिर ये है क्या क्या है, ठीक है, और कैसे काम करता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। पहले तो क्वेश्चन आता है सबसे पहले, आप लोग किसी के मन में आया नहीं आया, बट एक क्वेश्चन जनरली आता है कि हम फीचर सिलेक्शन क्यों ही कर रहे हैं, क्या मतलब बंदा फीचर सिलेक्शन का। हमारे पास अच्छी तो बात है कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा फीचर्स हो, हमने मॉडल के अंदर डाला और अच्छा मॉडल बनेगा, राइट। ऐसे मन में नहीं आता कि हमारे पास जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन होगी उतना अच्छा हम लोग अच्छा मॉडल बना सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि वो सोचना अच्छा है, जितना ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो उतना अच्छा मॉडल बनेगा, लेकिन अगर हमने मॉडल में गलत इन्फॉर्मेशन डाला, एक गलत इन द सेंस की रॉन्ग इन्फॉर्मेशन या फिर करप्ट इन्फॉर्मेशन या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन या फिर डुप्लीकेट इन्फॉर्मेशन, तो हमारा मॉडल अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। जैसे कि यही एग्जांपल बताया था आपको कि अगर हमारे पास डुप्लीकेट फीचर्स है हाथ और पैर वाला, अगर हाथ है का हमारे पास लेंथ है तो पैर का लेंथ क्यों डाल रहे हैं, डुप्लीकेट आ गए यहाँ पे। इसके बाद और क्या क्या होता है, कुछ कुछ इररिलेवेंट फीचर्स, जैसे कपड़े का, कि भाई कपड़ों के बेसिस पे हम कैसे हाइट बता सकते हैं, ये इररिलेवेंट फीचर आ गया। तो इस इररिलेवेंट फीचर्स की वजह से हमारा मॉडल खराब हो जाता है। तो होता क्या, ये लिखा था स्टैंडर्ड प्रिंसिपल इन डेटा साइंस इज दैट मोर ट्रेनिंग डेटा लीड्स टू बेटर मशीन लर्निंग। जैसे मैंने बताया कि जितना ज्यादा ट्रेनिंग डेटा डालोगे उतना अच्छा मॉडल बनेगा, ये सबको ये लगता है और ये ट्रू भी है, बट हमेशा नहीं होता। नॉट नंबर ऑफ फीचर्स, क्या होगा कि जितने ज्यादा रिडंडेंट फीचर्स होंगे या फिर नॉट इम्पैक्टफुल फीचर्स होंगे तो हमारा इम्पैक्ट करेगा परफॉर्मेंस पे। इसीलिए हमारा फीचर सिलेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे मॉडल को रिफाइन करना, मॉडल बनाना इजी है लेकिन मॉडल को रिफाइन करके एक अच्छा मॉडल बनाना, एक हाई परफॉर्मिंग मॉडल बनाना बहुत ही क्रिटिकल है। उसके लिए ये बेसिक चीजें होनी चाहिए कि कौन सा फीचर रखना चाहिए, कौन सा नहीं रखना चाहिए। तो जैसा मैंने बताया था डोमेन नॉलेज, तो डोमेन नॉलेज में वही है, एक डेटा साइंटिस्ट और एनालिस्ट is expected to have a domain knowledge about the problem statement or set of features for any data science case study। ठीक है, तो एक सबसे बेसिक एग्जांपल लेते हैं। सिंस आप लोग इंस्टीट्यूट में, आप लोग कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं, इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं, तो एक सबसे बेसिक एग्जांपल कि आप लोगों का परफॉर्मेंस कि साल के एंड में अगर आप लोगों का परफॉर्मेंस इवेल्यूएट होता है तो वो आपकी टीचिंग रेटिंग पे, मतलब बच्चे या आप खुद को रेट देते होंगे कि मैंने कितना अच्छा पढ़ा है, तो वो रेटिंग आपकी परफॉर्मेंस को जज करेगा कि नहीं करेगा, यस या नो। बच्चों की रेटिंग आपके पढ़ाने के लिए वो जज करेगा आपका परफॉर्मेंस साल के एंड पे, यस यस, परफेक्ट। और किसी और को डाउट है? ओके, ठीक है, परफेक्ट। इसके अलावा अगर ये चीज है कि सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि नंबर ऑफ असाइनमेंट, बच्चों का जो उन्होंने मार्क्स लाए, बच्चों का ओवरऑल परफॉर्मेंस लास्ट में आया है, तो अगर बच्चों का परफॉर्मेंस अच्छा है काफी क्लास का, तो ये आपकी परफॉर्मेंस को जज करेगा कि अगर बच्चों ने अच्छा परफॉर्म करा, इसका मतलब यस, परफेक्ट सीमा जी, यस करेगा, यस कुलदीप जी करेगा ये बच्चों का परफॉर्मेंस। तीसरा क्वेश्चन है
कि क्या आ, आप आ, आप लोगों ने बच्चों की कितनी ट्रेनिंग दी है, कितना एक्स्ट्रा करिकुलम में कितना उसको ट्रेनिंग दिया, जैसे मशीन लर्निंग के लिए कि आपने उसको नंबर ऑफ ट्रेनिंग्स यहाँ पे दिया, आपने कोर्सेज करवाए और आपने टेस्ट लिए, तो क्या उससे बच्चों की परफॉर्मेंस बढ़ेगी और उसके आपका परफॉर्मेंस रिजल्ट आएगा? यस। लेकिन क्या चीजें हैं जो नहीं होगा? हाँ, थैंक यू कुलदीप, यस करेगा, इफेक्ट करेगा, लेकिन अब कुछ चीजें हैं जो उस पर इफेक्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, बारिश, बारिश हो रही है, मतलब सीजन आ रहा है, मतलब गर्मी आ रही है फिर ठंड आ रही है, तो क्या गर्मी और ठंड के बेसिस पे क्या आपका परफॉर्मेंस इवेलुएट होगा कि यहाँ पे वेदर क्लाइमेट ठंड आ रही है और गर्मी आ रही है, तो क्या उसके बेसिस पे आपको परफॉर्मेंस को इवेलुएट करेगा? यस या नो? नो। यस सीमा जी, क्योंकि वो इररिलेवेंट फीचर है, कोई कोई सेंस नहीं बनता इसका। तो मैं यही आपको एग्जांपल दे रहा था। थैंक यू दिनेश जी, थैंक यू कुलदीप जी। ये एग्जांपल दे रहा था कि क्योंकि आप लोग इस फील्ड में हो तो आपको पता है कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है और क्या चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। इसीलिए तो कभी भी कोई भी डेटा सेट पे आप काम करो तो पहले एक उसकी डोमेन नॉलेज ले लो कि आखिर मुझे उसके बारे में क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। आपको सब कुछ पता नहीं होना चाहिए, आप बिल्कुल नहीं कि आपको सब कुछ पता होना चाहिए, लेकिन आपको 50 to 60% पता होना चाहिए कि आखिर वो काम कैसे करता है वो चीज। अगर कल को अब शेयर मार्केट में किसी किसी को इंटरेस्ट है शेयर मार्केट का, तो उसने शेयर मार्केट में पैसे लगाना है, तो वो कैसे लगाएगा? आंख बंद करके नहीं लगाना चाहिए कभी, फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अगर नॉर्मल जनरल टेनिस को वो लगाता है तो पहले पढ़ता है, उसके बारे में समझता है कि कैसे काम कर रहा है ये। तो वही चीज है, बिना पढ़े बिना समझे हम फिल्टर आउट कर ही नहीं सकते कि कौन सा फीचर लेना चाहिए और कौन सा फीचर नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे एग्जांपल में उन्होंने मेंशन करा कि फॉर अ कार प्राइस प्रिडिक्शन प्रॉब्लम some features like manufacturing year, fancy license numbers are the key factors deciding the price of car, right? कि कौन से साल में वो कार लॉन्च हुई है, नंबर प्लेट की लाइसेंस नंबर क्या है उसका, उसके नंबर ऑफ व्हील्स व्हील्स कौन से उसके हैं, अलॉय व्हील्स हैं, सीट कवर कौन से, उससे कार की प्राइस जजमेंट होती है, राइट? ठीक है, अब आगे देखते हैं मिसिंग वैल्यू, जो मैं मिसिंग वैल्यू बता रहा था। तो जो यहाँ पे आप ग्राफ देख रहे हैं, ये क्या है कि एक एक पर्टिकुलर एक एग्जांपल है कि हमारे पास एक, आपने आप लोगों ने देखा होगा कि टाइटैनिक मूवी, अगर आपको नहीं पता टाइटैनिक मूवी थी, तो वो बेस्ड है, टाइटैनिक एक बड़ी सी शिप थी जो डूब गई है, उसके ऊपर मूवी बनाई गई थी। तो उसके एक डेटा सेट बनाया था लोगों ने कि उन्होंने प्रिडिक्ट करना था कि जो पर्टिकुलर पर्सन है वो डूबेगा या नहीं डूबेगा। तो उसके लिए उनके पास डेटा सेट था कि उसका पैसेंजर आईडी था, यहाँ पे था एक कॉलम था सर्वाइव, वो बचा है या नहीं बचा है, उसका कौन से क्लास में था, जैसे ट्रेन की क्लास होती है, थर्ड क्लास, थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी, उसी शिप में भी क्लासेस होती है, उसका नेम क्या है, उसका जेंडर क्या है, उसकी एज क्या है। ऐसी हमारे पास कुछ कुछ फीचर्स है जो हमें हमारे नहीं पता, टिकट, फेयर, कैबिन और एम्बार्कमेंट, ये कुछ टेक्निकल टर्म्स है उन शिप्स की। तो आप देख रहे जो यहाँ पे कंप्लीटली ग्रे 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 कंप्लीटली ग्रे है, ये है कि यहाँ पे इन फीचर पे, इस पर्टिकुलर फीचर पे कोई भी वैल्यू मिसिंग नहीं है, इस फीचर पे कोई भी वैल्यू मिसिंग नहीं है। बट यहाँ पे देख रहे हो कि चेक्स, ग्रे एंड चेक्स, व्हाइट और चेक, व्हाइट और ग्रे है ना, कुछ कुछ लाइनिंग है व्हाइट की, तो जहां जहां वो व्हाइट है वो मिसिंग वैल्यू है कि इतना वैल्यू मेरे पास मिसिंग है। तो बेस्ड ऑन ये आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा वैल्यू मिसिंग है यहाँ पे इस कैबिन में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मिसिंग है तो हम लोग इस फीचर को ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। पर ऑन दी इस साइड यहाँ पे मिसिंग वैल्यू है, यहाँ पे भी ऐसा नहीं कि मिसिंग वैल्यू नहीं है, यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे कम है मिसिंग वैल्यू। हम यहाँ पे परसेंटेज में नहीं दिखा पा रहे हैं, बट अगर परसेंटेज में देखना होगा और इजी है, कोड के थ्रू देख सकते। और अगर यहाँ पे 50% से कम होगी मिसिंग वैल्यू, जो दिख भी रही है कि ऑब्वियसली यहाँ पे 20 या 10% बस होगा मिसिंग वैल्यू, और इतना मिसिंग वैल्यू चलता है, इसलिए हम इस कॉलम को ड्रॉप नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऐसे हम लोग मिसिंग वैल्यू को बेसिस पे जज करते हैं कि कौन सा कॉलम ड्रॉप करना है और कौन सा कॉलम ड्रॉप नहीं करना है। क्या इसमें हम रोज को डिलीट नहीं कर सकते? मतलब हो सकता है वो कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट हो और हम रोज को डिलीट कर पाए। दैट्स अ गुड क्वेश्चन।
अगर इस केस में मैम, अगर इस केस में अगर वो रो बहुत इंपॉर्टेंट होता, तो समझिए अगर 50% से ज्यादा आपके पास डेटा नहीं है उस पर्टिकुलर रो का, तो अगर आपने वो रो डिलीट कर दिया तो आपके पास पूरे डेटा से 50% डेटा गायब हो जाएगा ऑन कॉलम। अगर मैं एक सबसे एग्जांपल लेता हूँ, मैं शीट्स एमएस वर्ड लेता हूँ। ऐसा सोचिए कि 50% डेटा आपके उसमें डिलीट, मैं एक बढ़िया सा सिनेरियो बनाता हूँ। समझिए कि ये हमारे पास डेटा सेट है, एक मिनट, और यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर देता हूँ इसको, और यहाँ पे कुछ वैल्यू यहाँ पे मिसिंग है, और मिसिंग वैल्यू को मैं वाइट कलर से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, अब समझिए जैसे आपका क्वेश्चन है कि यहाँ पे मेरा मिसिंग वैल्यू था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ये, लेकिन यहाँ पे हमारे पास इतना डेटा मिसिंग है। समझ लीजिए अगर ये हमारा 100% डेटा सेट है, तो ऑन एन एवरेज यह कितना होगा हमारा, ये ऑलमोस्ट 50% डेटा सेट मिसिंग है हमारा, राइट। और हमने क्या करा, क्योंकि आपने बोला, क्योंकि एक जनरल टेंडेंसी है कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है तो हम लोग उसको रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए। लेकिन अगर सोचिए कि इस रो को डिलीट कर दिया हमने, मतलब आपने इस रो, इतने रो को डिलीट कर दिया, मैंने यहाँ पे इसको डिलीट कर दिया, तो क्या होगा, हमारे पास सिर्फ इतना डेटा बचा, इतना डेटा सेट बचा। तो क्योंकि सिर्फ इतना डेटा सेट बचा, तो क्या होता है कि मशीन लर्निंग में जितना कम डेटा सेट होगा उतना हमारा मॉडल कम लर्न करेगा। तो इसके लिए होता चीज है, अगर वही ये चीज होता, क्या होता कि हम लोग इतने पोर्शन में, अगर यहाँ पे भी डेटा रहता और सिर्फ इतना पोर्शन ही नहीं होता, खाली रहता बस, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको बोलते हैं मिसिंग वैल्यू हैंडलिंग। तो इसके हैंडलिंग में क्या करता है, हम यहाँ पे इसको हटा सकते थे, जैसे आपने एग्जांपल दिया कि हम डिलीट कर सकते थे, और हाँ हम डिलीट कर देंगे क्योंकि हमारे पास अभी भी बहुत सारा डेटा बचा हुआ है। और यही फैक्टर है हमारा कि क्यों हमें वैल्यू डिलीट, कब हमें रो डिलीट करना चाहिए और कब हमें ये कॉलम भी डिलीट करना चाहिए। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया होगा। मैं ये सुनो में आप लोग आंसर कर सकते हैं। क्या ये सब समझ आ गया सर? किसी ऑब्जेक्ट का डेटा सेट कलेक्शन करने के लिए क्या एट्रीब्यूट होना चाहिए? ठीक है धीरज जी, मैं ये वाला क्वेश्चन हम लास्ट में डिस्कस करते हैं इस चीज को, क्योंकि अच्छा कोई एक अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद अब आता है मिसिंग वैल्यू के होने के बाद, इट्स अ काइंड ऑफ डेटा क्लीनिंग। यस कुलदीप जी, इट्स अ काइंड ऑफ डेटा क्लीनिंग, परफेक्ट, इसी को कहते हैं। हाँ, डेटा क्लीनिंग ही हमारा पार्ट है, इसी कहते हैं बेसिकली डेटा प्री प्रोसेसिंग। डेटा प्री प्रोसेसिंग का पार्ट होता है, इसमें हम क्लीनिंग करते हैं, मिसिंग वैल्यू को फिल कर सकते हैं, हम आउटलायर्स हटाते हैं, तो ये चीज डेटा क्लीनिंग का पार्ट होता है। तो जो मैं बता रहा हूँ, यस फीचर सिलेक्शन, ऑल दो फीचर सिलेक्शन है, ये डेटा क्लीनिंग थोड़ा सा हटके है, बट यस डेटा क्लीनिंग का भी बोल सकते हैं हम लोग। यहाँ तक किसी को कोई डाउट अभी तक कुछ समझ नहीं आया हो, आप लोग ये नो में आंसर कर सकते हैं। नो, थैंक यू। मिसिंग वैल्यू के डिसएडवांटेज एक क्वेश्चन है। मिसिंग वैल्यू धीरे से समझिए कि अगर मिसिंग वैल्यू होगा आपके पास, तो आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है एक मॉडल को देने के लिए, और इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मान लो अगर आपने नैन वैल्यू दिया, वहां पे कोई इन्फॉर्मेशन दिया नहीं, तो मॉडल का डेटा ही नहीं उसके पास, तो क्या मॉडल ट्रेन होगा, है ना। और समझिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको घर का प्राइस के लिए मैंने बोला आपको कि आपको BHK का दे दिया कि यहाँ पे कितना BHK का है, लेकिन मैंने आपको एरिया साइज दिया ही नहीं, कितना एरिया का साइज है, तो आप कैसे प्राइस जज कर पाएंगे कितना प्राइस हो सकता है ना। कि अब ट्रेन ही नहीं कर पाएंगे आपको कि मुझे एरिया एक्टर तो चाहिए कम से कम है, ताकि प्राइस समझ पाऊँ मैं। यस, आप जो धीरे अभी आप जो आप क्वेश्चन पूछे धीरज जी, वो यही है कि हम उसको फिल कर सकते हैं डिफरेंट वैल्यू से, तो उसे हम डेटा प्री प्रोसेसिंग में पढ़ते हैं वो लोग। तो बस एक क्विक क्वेश्चन है आप लोगों से कि क्या आप लोगों ने डेटा प्री प्रोसेसिंग में पढ़ा है? डेटा प्री प्रोसेसिंग में क्या क्या आता है? एक आउटलायर हैंडलिंग, एक नैन वैल्यूज को फिल करना और नैन वैल्यूज को हटाना, हैंडलिंग नैन वैल्यूज। क्या आप लोगों ने पढ़ा है या नहीं?
अब ये सुनो में डाल सकते हैं आंसर। हाँ, धीरज जी का नो है, बाकी ओके ओके पीयूष जी, ओके शिवा जी, ठीक है। तो अभी ये करते हैं, इसके बाद हम वो हैंडल करेंगे, हम इसको इसका इसके बारे में आएंगे, आउटलायर के बारे में। और तो ये थोड़ा पहले पढ़ा देना चाहिए, बट ठीक है, इसको इसके बाद पढ़ा देते हैं। ठीक है, अभी हम लोग आगे जाते हैं। अब है कोरिलेशन विद टारगेट क्लास लेवल। तो याद है मैंने आपको बताया था कोरिलेशन, तो कोरिलेशन की टारगेट क्लास से हमारा अच्छा होना चाहिए कोरिलेशन। जैसे यहाँ पे ये है सर्वाइव, हमारा टारगेट क्लास है, और बाकी हमारे वो फीचर्स हैं, जैसे एज, सेक्स, पी क्लास, पैसेंजर आईडी, ये सब हमारे फीचर्स, और ये हमारा टारगेट क्लास। और कोरिलेशन -1 से 1 के बीच होता है। -1 और 1 मतलब बहुत हाई लेवल का कोरिलेशन, और 0 मतलब बिल्कुल लो लेवल का कोरिलेशन। तब यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ कोरिलेटिव वैल्यू बहुत जीरो, बहुत नेगेटिव है, नेगेटिव नहीं बहुत कम है, -0.077, 0.005, 0.082, 0.035। तो अब देख सकते हैं कि कितना कम है कोरिलेशन। तो जैसे अब, और यहाँ पे बहुत कुछ अच्छे अच्छे कोरिलेशन भी है हमारे पास, 0.011, यहाँ पे सर्वाइव और इम्पार्ट। एक बार मैं ये जो अभी मैप दिखा रहा हूँ, ये एक हीट मैप है, और इसमें जो बॉक्स में दिखाता है, ये क्या दिखाता है कि इस पर्टिकुलर रो और इस पर्टिकुलर कॉलम, इसके बीच का कोरिलेशन कितना है। तो जैसे यहाँ पे अगर दिखा रहा है -5.42, तो ये कॉलम है सेक्स और सर्वाइव के बीच का कितना कोरिलेशन है इसके बीच। ओके, जेंडर और सर्वाइव के बीच कितना कोरिलेशन है। सेम विद यहाँ पे इम्बार्क और सर्वाइव के बीच कितना कोरिलेशन है, ये है 0.11। तो जिसका कोरिलेशन सबसे कम होगा, जैसे पैसेंजर आईडी है सर्वाइव का, तो यहाँ पे हम इसको हटा सकते हैं क्योंकि कोरिलेशन बहुत ही कम है। और किसका कोरिलेशन बहुत अच्छा खासा है, जैसे पी क्लास है, सेक्स है, हाँ, फेयर है, एम्बार्क्ड है, इसको तो रखना ही रखना है। लेकिन हम यहाँ पे डाउट है हमारे पास, जैसे एज, ये वाला क्लास सिप एसपी या पार्च, इसमें हम थोड़ा सा बोल सकते हैं कि हमें नहीं पता। और इसको हटाने के लिए, इस पे डिसाइड करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, और एक और टूल होना चाहिए, वो टूल है डोमेन नॉलेज। अगर आपको डोमेन नॉलेज पता है कि कैसे काम करता है इसके बारे में, तब सोच सकते हैं कि तब आप बता पाएंगे इसको हटा पाऊँ या नहीं हटाऊँ। ठीक है, तो ये होता है कोरिलेशन, और उसको कहते हैं हीट मैप। अब आता है कोरिलेशन बिटवीन फीचर्स। तो जैसा ये दिखा देंगे, ये रहा हमारा टारगेट क्लास के साथ कोरिलेशन, और ये रहा बाकी आपस में कोरिलेशन। जैसे पैसेंजर आईडी का हमारे पास पी क्लास के बीच में क्या कोरिलेशन है, पैसेंजर आईडी का हमारे पास ये जेंडर में क्या कोरिलेशन है, एज का हमारे पास एसपी पे क्या कोरिलेशन, तो ये आपस में भी कोरिलेशन दिखाता है हीट मैप। तो इसमें जिसका हाई कोरिलेशन होगा हम लोग उसको हटा देंगे। जैसे ये दिखा देते हैं पी क्लास और फेयर, इसमें दिखा रहा है कि 0.55, ये काफी अच्छा कोरिलेशन है 0.55। तो यहाँ पे हम इसको एक को हटा सकते हैं, या पी क्लास या फेयर। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक आ सकता है कि आखिर थ्रेशोल्ड क्या रखे, हटाने का और रखने का। तो नॉर्मली जो एक बिल्कुल एक टिप वैल्यू है कि अगर आपका जिसका भी सबसे कम कोरिलेशन मिले आप उसको हटा दीजिए टारगेट वैल्यू के साथ, और जिसका भी सबसे ज्यादा कोरिलेशन मिले आपस में, बस उसमें से एक को हटा दीजिए। बस एक डेटा, एक 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 मिसिंग वैल्यू, सॉरी एक फीचर हमारा टारगेट क्लास लेवल की कोरिलेशन से हट जाएगा, और एक हमारा लेवल आपस में हाई कोरिलेशन वैल्यू से हट जाएगा। सिंपल, यहाँ पे हमारा काम खत्म। अब आता हमारा प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। होता क्या ये, अब ये चीज है अगेन डायमेंशनल को हटाने, कम करने का, भाई फीचर्स को हटाने का। तो ये फीचर सिलेक्शन नहीं बोलता इसको, इसको बोलता हम फीचर रिड्यूस करना। रिड्यूस करने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि आपके पास 5 फीचर है, आपने 5 फीचर में कुछ मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस कुछ करा, और आपने उसको मिला के 2 फीचर बना दिए। बस है वो 5 फीचर से ही बना हुआ 2 फीचर, लेकिन कुछ मैथमेटिकल चीज करके 2 फीचर बना दिया आपने। तो आपने फीचर रिड्यूस करा है, ना कि हटाया है। तो इसको करने के लिए होता है पीसीए, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। ठीक है, तो अब अभी हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में इसी बार पढ़ेंगे कि पीसीए पे कैसे काम करता है, एक हैंड्स ऑन कि
मैं इसको एक, क्योंकि हमारे पास इसका भी साइकिट लर्न में इसका हमारे पास टूल है। नॉर्मली आप पीसी को इंपोर्ट कीजिए, उसमें अपना डेटा सेट डालिए और आपको डायमेंशन रिड्यूस करके दे देगा। सिंपल। तो पढ़ भी लेंगे। पीसी इज अ डायमेंशन रिडक्शन टेक्निक दैट इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट फीचर्स फ्रॉम द डेटा सेट। पीसी रिड्यूस द डायमेंशंस। बेनिफिट्स ऑफ पीसी है। ओके, इसमें बेनिफिट क्या है कुलदीप जी, कि अगर सोचिए, मान लो जैसे एक किसी का क्वेश्चन था कि यार अगर वो मेरा फीचर इंपॉर्टेंट होगा तो क्या हो सकता था। मान लो अगर फीचर आपने उसको हटा दिया, या आप लोगों को देखा कि यार कोरिलेशन वगैरह तो बेकार है इसका, और डोमेन भी अच्छा नहीं है कुछ खास, डोमेन नॉलेज में भी पता चलेगा कितना कुछ रेलेवेंट लग नहीं रहा मुझे फीचर। लेकिन सब हमें नहीं पता, क्योंकि हम लोग इनफैक्ट इन देन हम भी ह्यूमन है, तो हमें हमसे भी मिस्टेक हो सकती है, तो हमने उसको हटा दिया। तो उस चीज में क्या करते हैं लोग कि क्योंकि हमें लगता है कि हमें नहीं पता इस फीचर के बारे में, रखे या ना रखे, तो उस केस में हम लोग पीसी यूज करते हैं ताकि उस फीचर का एक एसेंस मेंटेन रहे। अगर हमारे पास पांच फीचर्स है, तो हमें पता है कि ये फीचर थोड़ा यूजलेस हो सकता है, क्योंकि कोरिलेशन वगैरह देखा हमने, और डोमेन हमें पता है कि यार उतना अच्छा तो नहीं है, तो अब हटाए या ना हटाए। अब क्योंकि रखेंगे तो हमारा मॉडल खराब होगा, ये हमें पता है, क्योंकि कोरिलेशन वगैरह कुछ अच्छा है नहीं। तो अब क्या करें, उसको क्या करेंगे हम लोग, उसको बाकी फीचर्स के साथ कुछ ऐड ऑन, सब्ट्रैक्ट या कुछ भी करके उसको उसको जोड़ के एक फीचर बना देंगे, अपना फीचर रिड्यूस कर लेंगे उससे। तो इससे क्या होगा, उसके एसेंस मेंटेन रहेगा बाकी फीचर्स के साथ उसका भी। तो ये बेनिफिट होता है। या उनके लिए बेनिफिट होता है जिसको नॉलेज नहीं रहता, डोमेन नॉलेज, क्या मुझे नहीं पता कि कैसे क्या काम कर रहा है, तो वो लोग ब्लाइंडली पीसीए लगा देते हैं कि हमें पता नहीं कि भाई क्या कौन सा फीचर इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। हम सीधा पीसीए लगाएंगे, हम लोग डालेंगे कि यहाँ पे हमारे पास 50 फीचर्स है, हमें मिला के मुझे 10 फीचर दे दो, 50 फीचर से बना के 10 फीचर। तो वो लोग करेगा क्या, ये मतलब एल्गोरिथम काम करेगा और 50 फीचर से 10 फीचर आपको बना के दे देगा। तो इसमें सारे फीचर्स का इंपॉर्टेंस उसके अंदर आ गया उन 10 फीचर्स में। तो इसलिए फीचर का ये बेनिफिट है। जब हमारे पास एक्सपर्टीज नहीं होता, उस केस में हम लोग पीसीए यूज करेंगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसके लिए मैथमेटिक्स कुछ चाहिए। आई होप यहाँ तक किसी को डाउट। ऑब्वियसली हम पीसीए के बारे में अभी हम इसका कोडिंग हम अभी नेक्स्ट सेक्शन में रहेंगे कि कैसे पीसीए को कोड में डालते हैं। ठीक है, यहाँ पे किसी को डाउट तो नहीं है ना? कुलदीप जी, सीमा जी, थैंक यू थैंक यू सत्यन जी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। फॉरवर्ड सिलेक्शन। अब ये क्या होता है फॉरवर्ड सिलेक्शन हमारा? फॉरवर्ड फीचर सिलेक्शन, इसमें होगा क्या, ये पढ़ लेते हैं। फॉरवर्ड या बैकवर्ड फीचर सिलेक्शन टेक्निक आर यूज्ड टू फाइंड द सबसेट ऑफ बेस्ट परफॉर्मिंग फीचर्स फॉर अ मशीन लर्निंग मॉडल फॉर अ गिवन डेटा सेट। इफ देयर आर n फीचर्स देन द फीचर्स आर सेलेक्टेड बेस्ड ऑन द इन्फरेंस ऑफ प्रीवियस रिजल्ट्स। इसमें क्या होगा, इसमें कि आपने क्या करा कि पहले सारा फीचर, सेट ऑफ ऑल फीचर्स आपने एल्गोरिथम में डाला। एक आपने सारे फीचर, आपके पास लगभग 50 फीचर्स आपके पास डेटा सेट में बना हुआ है। आप क्या करेंगे, वहां से आप कुछ टुकड़े टुकड़े फीचर्स के बनाएंगे, 5, 10 के फीचर्स बनाएंगे आप लोग। ठीक है, बनाना मतलब अलग से नहीं बनाना, टुकड़े कर देंगे। 50 के लट से अपने 5 करके 10 पार्ट्स कर दिए 50 फीचर्स का। ठीक है, अब क्या करेंगे, उसमें उन फीचर्स को मदद से आप हर 5 फीचर की मदद से एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम लगाएंगे और वहां पे परफॉर्मेंस निकालेंगे कि कितना एरर आ रहा है, कितना एक्यूरेसी आई उसकी। अपने मतलब लेट से आपने 5 फीचर का सबसेट उठाया, ठीक है, और देखा एक्यूरेसी इतनी आई, लेट से 50%। फिर आपने अगला 5 उठाया, फिर देखा कि भाई इस वाले से आपकी एक्यूरेसी बढ़ गई, तो इसका मतलब क्या होगा कि वाला फीचर अच्छा है। और जो अब क्या करेंगे, इसमें सिर्फ 5 नहीं उठाएंगे, पहले का 5 भी रहेगा और नया वाला 5 भी रहेगा। मतलब एक मिनट, कि आपके पास पहले 5 फीचर थे, और एक मिनट, और यहाँ पे आपने मशीन लर्निंग लगाया और आपको दिखाया कि भाई मेरी एक्यूरेसी सिर्फ 50% आई है इसकी वजह से। अब क्या करा आपने, इसमें बाकी के 5% और ऐड कर दिए कि अब आपने 5 फीचर्स और मिला के 1 2 3 4 5, तो पहले के 5 रखा आपने और अभी के भी 5 रखा। तो अब जो एक्यूरेसी है आपकी, अब आपकी एक्यूरेसी बढ़ गई 60%। तो आपको पता चला कि नहीं, जो मैंने फीचर डाले वो अच्छे फीचर्स हैं। अब आपने क्या करा,
अब आपने अलग से और 5 फीचर्स जो और थे और आपने और उठाया, जो मैं इसको 50 यहाँ लिख देता हूँ, 50। अब आपने 5 फीचर और उठाए, 1 2 3 4 5, इनको मिला के, तो इसमें आपका पहले वाला फीचर्स भी है और इससे जैसे बड़ा वही फीचर है और इसमें है। अब देखा कि यार आपका अब जो एक्यूरेसी बढ़ गई वो 45 हो गई, मतलब बड़ी तो नहीं, कम ही हो गई। तो चलो जो ये अभी जो 5 फीचर आपने डाला है वो फीचर्स अच्छे नहीं है, तो उसको क्या करेंगे, उसको अब अगली बार में इसको यूज नहीं करेंगे। तो अब आप जो करेंगे अगली बार ये दोनों फीचर्स और दूसरे 5 फीचर उठाएंगे और आप डालेंगे नए फीचर्स के साथ कि आप क्या एक्यूरेसी। अब देखा आपने कि एक्यूरेसी बढ़ी है, तो बस सिस्टम में एक्यूरेसी बढ़ गई, तो मतलब ये वाला फीचर्स काम के हैं। ऐसे करते करते आप लोग फीचर्स हटाएंगे और बढ़ाएंगे, बढ़ाते रहेंगे, और जो फीचर काम का नहीं आया उसको हटा देंगे, सिंपल। तो मैंने एग्जाम्पल दिए 5 5 लेके, लेकिन नॉर्मली करना क्या होता है, प्रैक्टिस एक एक फीचर ऐड करते हैं और तब देखते हैं एक्यूरेसी, कि मतलब एक फीचर लगाया एक्यूरेसी कितनी है, फिर उस फीचर को रखा, फिर अगला फीचर एक और ऐड करा, अब देखा एक्यूरेसी कितनी है, एक्यूरेसी बढ़ी तो ठीक है, नहीं बढ़ी तो हटाओ उसको, नया फीचर डाला, एक्यूरेसी बढ़ी अच्छा है, फिर और आगे आ जाओ, एक और फीचर डाला, एक्यूरेसी बढ़ी तो ठीक है, नहीं बढ़ी तो हटाओ उसको, बस। तो ये होता हमारा फॉरवर्ड सिलेक्शन फीचर, कि अगर एक्यूरेसी बढ़ रही है फीचर डालने के बाद तो रखेंगे, और नहीं बढ़ रही है तो हटा देंगे, सबसे सिंपल। इसमें आपको ना आपको डोमेन नॉलेज चाहिए, ना आपको कोरिलेशन वैल्यू चाहिए, कुछ नहीं चाहिए आपको, सिर्फ एक्यूरेसी के बेस पे आप करते रहेंगे। तो ये उनके लिए जो बिगिनर होते हैं, कि उनको पता होता है कि उनको नहीं पता है कैसे क्या करना है, तो उन लोग ये टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, ये मेथड यूज करते हैं। ऑब्वियसली ये टाइम कंजम्पशन मेथड है, इसलिए लोग इसको यूज नहीं करते। समझ लिया, अभी तो आपके पास सिर्फ 10 फीचर हुए, बाद में आपने बड़े बड़े फीचर्स यूज करें, उसमें 100 फीचर होंगे, बाद में उसको यूज करा आपने 10,000 फीचर्स। तो ऐसे करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए तो ये बिगिनर के लिए यूज होता है, लेकिन अब लोग ये यूज नहीं करते, एडवांस वाले लोग ये फीचर, ये टेक्नोलॉजी, ये मेथड यूज नहीं करते। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़े, या कोई डाउट अभी तक? यस, मतलब हम आगे बढ़ने वाले हैं। शिवाजी, पीयूष जी, ठीक, हम आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, थैंक यू। अब आता है फीचर इंपोर्टेंस। ये मेथड है, ये वाला मेथड आजकल, पहले ये मेथड नहीं यूज होता था, लेकिन अब ये बहुत ज्यादा मेथड यूज हो रहा है, क्योंकि हमारे मॉडल और अच्छे होते जा रहे हैं। अब ये है क्या, ये मेथड होता क्या है कि जब आपने एक बार मशीन लर्निंग मॉडल लगाया उसके ऊपर, मान लीजिए आपके पास 50 फीचर्स का डेटा सेट था और आपने मशीन लर्निंग मॉडल लगाया, ठीक है, और आपने मशीन लर्निंग मॉडल लगाया, तो क्या करता है आजकल के मशीन लर्निंग मॉडल्स में, वो करेगा क्या, आपके हर फीचर को एक वेट देगा, कि जैसे याद है हमने कल पढ़ा था कोफिशिएंट्स, कि स्लोप वाली वैल्यू, तो वो एक वेट होता है, तो वेट देगा हर फीचर को, कि इस फीचर का वेट 0.5 है, इस फीचर का वेट 0.02 है, इस वाले फीचर का वेट 0.4 है, इस वाले फीचर का वेट 0.8 है, ऐसा करके ये सबको वेट देता है। आज अब जो हमारे पास एल्गोरिथम्स बन रहे हैं सबको वेट देते हैं, ऑब्वियसली 0.01, और ऑब्वियसली जितने भी फीचर्स होंगे हमारे, उनका सब मिला के हमेशा 1 रहेगा, 1 से ऊपर नहीं जाएगा। अभी ऑल दो ये 1 से ऊपर जा रहा है, ये 1 से ऊपर नहीं जाएगा। तो अब क्या करते हैं, ये जो टेक्निक है उसमें क्या करते हैं लोग, इनफैक्ट मैं भी यही यूज करता हूँ, कि जो सबसे कम जिसको वेट मिला है, जैसे इस वाले केस में सबसे कम इसको और उसको वेट मिला है, तो बस क्या करूँगा, उसको उस वाले फीचर को ड्रॉप कर दूंगा, क्योंकि सबसे कम इसको वेट मिला है तो इसको हटा दो, क्योंकि मॉडल नहीं इसको वेट नहीं दिया है, तो इसका मतलब मॉडल के लिए अच्छा नहीं होगा, सिंपल। तो इस केस में हम लोग ऐसे ही इस मॉडल को, इस तकनीक से हम लोग अपने फीचर्स को ऐसे हटा सकते हैं। The feature importance is a list of features that the model consider being important. It gives an importance score for each feature, depicting the importance of features, depicting importance for that feature for the prediction. ठीक है, एंड ठीक है, अभी ये हो गया हमारा। अब थोड़ा सा पीसीए में चलते हैं,
पीसी का इम्प्लीमेंटेशन। तो जो मैंने अभी पीसी के बारे में आपको पढ़ाया था कि पीसी होता क्या है, तो इसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स दे रखा है। मैं हल्का सा मैं मैथमेटिक्स में जाता हूँ। आई होप ये विजिबल होगा, आपको ये विजिबल है ना? आप ये से नो में आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे, तो पीसी में होता क्या है कि हमारे पास हाई डायमेंशन डेटा होता है। हाई डायमेंशन डेटा, जैसे हमारे पास 50 फीचर्स हैं, 60 फीचर्स हैं, हम चाहते हैं कि उसको सिर्फ 10 फीचर, 5 फीचर बनाए। अब फीचर कम कर, जितना कम फीचर होगा उतना मॉडल के लिए अच्छा रहता है कि कम फीचर में मॉडल अच्छे से सीख पाता है। तो इसीलिए अभी करते कैसे है कि अब एक बार पीसी का इन्होंने जब मतलब बताया, पीसी का प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। प्रिंसिपल मतलब रिफ्लेक्टिंग इम्पोर्टेंस, कि कितना इम्पोर्टेंस है वो कंपोनेंट, अ पार्ट ऑफ समथिंग, कि किसी एक पार्ट का कितना इम्पोर्टेंस है वो एनालाइज करता है। तो इसी वही जब मैं बता रहा था आपको कि जो 10 में से हमने जो 5 फीचर बनाए हैं, तो जो बाकी जो 5 फीचर बचे हैं ना, उसका एक छोटा सा इम्पोर्टेंस लेगा, उसका इम्पोर्टेंस लेगा, उन बाकी उसको मिला के सबका इम्पोर्टेंस ले लेके 5 फीचर बनाएगा वो एनालाइज करने के बाद। अब करता कैसे ये, एक मैथमेटिक्स है। पहले ये डेटा नॉर्मलाइज करता है, सारे डेटा को नॉर्मलाइज करने का मतलब क्या है, उसको 0 से 1 के बीच लेके आता है वैल्यू को नॉर्मलाइज करना। मतलब अगर हमारे पास रेंज है 0 से 100, 0 से 200, -100 से 200, 5000 से 10,000, हमारे हर फीचर्स में डिफरेंट डिफरेंट रेंज हो सकता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल BHK, मतलब हाउस प्राइस में लेंगे तो 3 BHK, 4 BHK, 5 BHK, तो नंबर हो गया 0 1 2 3 4 5। एरिया, एरिया क्या होगा, 5000, 10,000, 2000, 3000। और हमारे पास पिन कोड क्या हुआ, 00059222345, ऐसे करके। और प्राइस क्या हुआ, प्राइस अपने आप ही लैक्स में, करोड़ में जाते हैं। तो हमारे पास इन सबके अपना अपना एक रेंज है, तो हम क्या करते हैं, उन सबको एक सिमिलर रेंज में लाते हैं, और वो होता है 0 से 1। उसे कहते हैं डेटा नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद करते हैं कोवेरियंस मैट्रिक्स। तो ये कोवेरियंस कैलकुलेट करता है। कोवेरियंस क्या होता है, वेरियंस क्या होता है, वेरियंस होता है कि आपस में कितना कोरिलेटेड है वो, एक फीचर दूसरे फीचर्स के साथ कितना कोरिलेटेड है, उसे कहते हैं कोवेरियंस। कोवेरियंस इज अ मेजर ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। क्योंकि अब एक दूसरे का फीचर का एसेंस लेना है, राइट, तो उसको आपस में कितना कोरिलेटेड है उसका पता होना चाहिए, इसलिए कोवेरियंस कोवेरियंस निकालते हैं फिर। तो ये फॉर्मूला है कोवेरियंस का, आप लोगों को जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास एक सीधा एल्गोरिथम है, वो डालेंगे और ये पूरा काम हो जाता है। फिर ये क्या करता है, आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स निकालता है। आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स, आई होप आइगन वेक्टर्स सबको पता हो। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है, सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन, कि अगर आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे आइगन वेक्टर से, तो क्या करेगा वो, कुछ भी नहीं करेगा, वो उसको रोटेट नहीं करेगा, जो आएगा वही वैल्यू आ जाएगा, सिंपल। तो होता है आइगन वेक्टर। और जो वैल्यू से रोटेट करेगा, मतलब जिस वैल्यू, जो वैल्यू आती है मल्टीप्लाई करने के बाद, उसे कहता है आइगन वैल्यू। ऑब्वियसली मैं बहुत लेमन लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, मैं इसका एक बिल्कुल डिटेल में मैथमेटिक्स की क्लास जाती है सेपरेटली, 5-6 आवर्स क्लास, तो आप उसमें देख लीजिएगा, बट इसका कोई यूज नहीं है। तो इसका सीधा इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं आप। तो इसके लिए जो लाइब्रेरी है वही एस्केलन, जैसे मैंने बताया था कि एस्केलन इज गॉड फॉर अस। तो इसमें एक लाइब्रेरी डिकम्पोजिशन, हम PCA यूज कर लेंगे, ठीक है। और वहां पे हमें एक स्टैंडर्ड स्केलर, ये हमारा नॉर्मलाइज करता है डेटा को, ठीक है। अब हमने एक डेटा सेट लिया, यहाँ पे वही एस्केलन से डेटा सेट लिया लोड ब्रेस्ट कैंसर का। तो बेसिकली डेटा सेट में क्या होता है, इस डेटा सेट में ये है कि अब फीमेल्स में क्या है कि रिसेंट बिकॉज ऑफ द रिसेंट क्या बोलते हैं, जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ता जा रहा है, तो देयर आर लॉट ऑफ डिजीजेस कम अराउंड। और सबसे जो मेन डिजीज जो फीमेल आजकल टेंडेंसी है, तो वो है कैंसर का, ब्रेस्ट कैंसर का। तो वो क्यों होता है, क्या रीज़न है, उसके लिए पूरा इन्होंने एक फीचर बनाया है और पूरा डेटा सेट बनाया है, जिसके ऊपर इनफैक्ट काफ़ी रिसर्च चल रहा है मशीन लर्निंग एडवांसमेंट से, और कैसे कैसे होता है वो। तो नॉर्मली हमने कुछ नहीं लेंगे, हम लोग बस फटाफट डेटा सेट उठाएंगे, और ये हमारे पास पूरा डेटा सेट, और बस। और हमने यहाँ पे PC अप्लाई करेंगे, पहले स्केलिंग
पहले हमने क्या करेंगे, नॉर्मलाइज करेंगे। नॉर्मलाइज करने में क्या करेंगे हम, स्टैंडर्ड स्केलर, यहाँ से हम लोग फिट मेथड से हम लोग इसको नॉर्मलाइज करेंगे और ट्रांसफॉर्म करेंगे। हमने अब हमारा बेटा, हमारा जो भी डेटा सेट है वो अब ट्रांसफॉर्म होकर इस नॉर्मलाइज हो चुका है। एक चीज नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पे हमारे पास 30 कॉलम्स, 30 कॉलम्स हमारे पास डेटा सेट में। तो अब हम क्या चाहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि ना, हम जब पीसीए लगाया मैंने, तो यहाँ पे हम नॉर्मली पीसीए डाउनलोड, पीसीए हमने इंपोर्ट कर ही लिया यहाँ से। और तो हम क्या, हम यहाँ से पीसीए हमने इंपोर्ट कर लिया है। हमारा क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा कि हम लोग पीसीए में, मुझे चाहिए कि उस 30 में से मुझे सिर्फ 3 फीचर चाहिए। आप मेरा 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 काम है कि उन 30 फीचर को बना के ऐसे बनाओ कि मेरे पास 3 फीचर बना के दे दे लोग, ये बना के जो भी मैथमेटिकल काम कर रहा है वो बनाए, मेरे पास 3 फीचर बना के दे दे। तो कुछ नहीं करना, पीसी इंपोर्ट कर रहे हैं और वहाँ पे एन कंपोनेंट इक्वल 3 लिखना है बस। और आप उसमें फिट करेंगे अपना डेटा को, स्केल डेटा को आपने फिट करा और आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया। ट्रांसफॉर्म करती है, आप देखोगे इसका शेप, तो आप देखोगे इनिशियल डायमेंशन कितना था, 30 फीचर्स था। अब जो डायमेंशन आया वो सिर्फ 3। तो हमने सक्सेसफुली इसको रिड्यूस कर दिया डायमेंशन को। तो मेरा जो रिकमेंडेशन है आप लोगों के लिए कि आप लोग भी अपने डेटा सेट में जब भी आपको डायमेंशन रिड्यूस करना हो, आप लोग पीसीए ही यूज कीजिए। लेकिन कौन सा फीचर डिलीट करना है और कौन सा सिलेक्ट करके रखना है, ये तो हमने उसको नहीं बताया ना मैम। यही कि ये फीचर डिलीट नहीं करता, ये सारे फीचर्स को रखता है और आपस में प्लस माइनस कुछ कैलकुलेशंस करके एक नया फीचर बनाता ही है। तो इसने 30 फीचर्स में से 3 नए फीचर्स बनाए। इसने किसी को डिलीट नहीं करा, इसने सबको मिला के, सब में एक एसेंस लेके उसका आपस में, और इसने 3 नए फीचर बनाए। तो आप ये देखेंगे कि जो इसने 3 नए फीचर बनाए हैं वो ये रहे 3 नए फीचर्स। ये है, ये पहला फीचर एरे बना, एक एरे बनाया इसने पहला फीचर का, ये दूसरा फीचर और ये तीसरा फीचर। और ये देखिए कि जो ये 3 फीचर है ये कहीं पे भी कोई भी इसकी वैल्यूज मैच नहीं करेंगे, कोई भी वैल्यू नहीं रहेंगी। ये इसने 3 नए फीचर्स बनाए बेस्ड ऑन योर प्रीवियस इतने सारे फीचर्स से। तो यही मैं बोल रहा था मैम, ये डायमेंशन रिड्यूस करता है ना कि रिड्यूस। तो ये कम नहीं कर, ये डिलीट नहीं करता डेटा को, ये बस रिड्यूस कर, आपका डायमेंशन रिड्यूस करते हैं। तो आपका डायमेंशन कम करेगा वो बेस्ड ऑन सम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। तो ठीक है, अभी हमारा ब्रेक का टाइम हो गया है। तो आपके जो भी डाउट्स होंगे आप यहाँ चैट पे लिख दीजिए, हम लोग इसको डाउट सेशन में रखेंगे। एंड ठीक है, एंड लेट्स टेक अ ब्रेक फॉर 10 मिनट्स एंड वी विल मीट एट 8 o'clock. ओके तो पीसीए में किसी को डाउट नहीं है ना, मतलब कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, बस एक कोड है उसको लगाना है, उसमें डेटा में डालना है और हमारे पास जितना डायमेंशन चाहिए उतना आ गया। ठीक है, ठीक है सीमा जी। तो अभी आप लोगों ने क्वेश्चन एक पूछा था कि हम लोग, आप लोगों को मैं एक मिसिंग वैल्यू का और आउटलायर्स थोड़ा सा क्या होते हैं वो बता दूं। तो उसी के लिए मैं देख रहा था, तो मैं अभी बताता हूँ आपको कि क्या है मिसिंग वैल्यू और कैसे उसको हैंडल कर सकते हैं। तो एक हल्का सा ओवरव्यू दे दूंगा आपको। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन दिख रहा है ना? कोई यस में टाइप कर दीजिए, सुनो। ठीक है, थैंक यू सीमा जी। तो अब बात करते हैं अभी हम कि मिसिंग वैल्यूज का, थोड़ा सा मिसिंग वैल्यू का, कि आपको पता कैसे चलेगा डेटा सेट में कि मिसिंग वैल्यू है या नहीं। मतलब एक तो देख के बता ही सकते हैं, लेकिन जब डेटा सेट इतना बड़े बड़े हो तो तब कैसे बता पाएंगे मिसिंग वैल्यू है या नहीं। तो जैसे एक डेटा सेट था, मैंने पांडास इंपोर्ट कर लिया, मैंने डेटा फाइल रीड कर लिया, मैंने हेड देख लिया उसका कि नॉर्मली कैसा कैसा दिखता है डेटा।
तो इसमें हम डेटा देख सकते हैं कि पैसेंजर आईडी क्या है, न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल डेटा है, न्यूमेरिकल डेटा है, टेक्स्ट डेटा है, क्योंकि नेम है तो टेक्स्ट डेटा है, और ये सेक्स हमारा ये कैटेगरिकल डेटा है कि आदर मेल या फीमेल, एज अगेन न्यूमेरिकल डेटा हुआ, एंड ये न्यूमेरिकल डेटा है कुछ कुछ, एंड ये टेक्स्ट डेटा, न्यूमेरिकल डेटा, और यहाँ पे आप देखोगे नैन 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 है ना, यहाँ ये है हमारे मिसिंग वैल्यूज। तो मैंने एक एग्जांपल लिया कि अच्छा एज में जो हमारा डेटा फ्रेम है उसमें एज में कितनी मिसिंग वैल्यू है, तो इसके लिए कुछ नहीं, तो क्या करेंगे, एज को सेलेक्ट करेंगे, डी एफ एज डॉट इज नल डॉट सम, तो आपको बता देगा कि भाई आपके पास 177 मिसिंग वैल्यू है। तो ऐसे आप लोग मिसिंग वैल्यू चेक कर सकते हैं। आप कुछ ना कि क्या करें मिसिंग वैल्यू के साथ, हमें पता चल गया मिसिंग वैल्यू मिल गया हमें, अब क्या करें, इसको हटा दें या रखें। तो हटाने का टाइम तो मैंने बता दिया था कि अगर हम कॉलम को कब हटाया जाए, तो 50% ऊपर होगा मिसिंग वैल्यू तो हटा देंगे। अब जैसे मान लो उसका डेटा का लेंथ मान लो 200 होता है ये, तो 177 तो टोटल मिसिंग वैल्यू अगर 200 ही डेटा होगा तो ये तो 50% या 75% से ऊपर हुआ ये, तो उसको तो डायरेक्टली हटा देते हैं। मान लो लग रही है अगर हमारे पास टोटल 2000 होता है या 2 लाख रहता, तो हमारे पास मिसिंग वैल्यू की परसेंटेज कितनी होती, ओनली फ्यू परसेंट, तो बस। तो अभी 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 हम लोग और हमेशा ट्राई कीजिए, एक की रूल है, एक थंब रूल है कि हमेशा ट्राई कीजिए कि हमेशा मिसिंग वैल्यू को आप किसी एक अच्छे वैल्यू से फिल कर दें। कभी भी डेटा को फेंक मतलब हटाना नहीं है, ड्रॉप नहीं करना, हमेशा ट्राई करो कि उस डेटा को मैं फिल कर सकूँ। कि ड्रॉप करना हमेशा एक लास्ट ऑप्शन रखना, कि जब आपको लगे कि यार मैं फिल कैसे करूँ, किस वैल्यू से करूँ, जब समझ ना आए तभी उसको ड्रॉप करना, अदरवाइज कभी भी डेटा को ड्रॉप नहीं करना चाहिए, बिकॉज डेटा ड्रॉप मीन्स डेटा लॉस, क्योंकि डेटा लॉस नहीं होना चाहिए हमारे पास कभी भी। अब ये दिखा रहा हूँ मैं कि आखिर हम फिल करें तो कैसे फिल करें आखिर, ठीक है, क्या सोचे हम फिल करने से पहले। तो एक मैंने इसका प्लॉट करा, एज का प्लॉट करा, एक ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है कि जो नॉर्मली जो डेटा है कि मैक्सिमम जो डेटा में जो एज है मैक्सिमम 25 या 30 के अराउंड होगी है, और मिनिमम 80 और 0 या नेगेटिव भी ये हिस्टोग्राम दिया है तो 0 के आसपास भी गई है मिनिमम, मतलब 1 2 3 4। अब आप देख सकते हैं कि अब आपको फिल करनी वैल्यू, तो अब बहुत लोग हैं तो स्टार्टिंग में आंख बंद करके फिल कर देते हैं कि भाई जैसे मैंने यहाँ पे था, स्टार्टिंग में एक बंदे ने बोला कि एक बच्चा था हमारे पास, उसने बोला कि 100 से मैं फिल कर दूंगा। अब 100 से फिल करने का कोई सेंस बनता नहीं है। एज में किसी की एज 100 हो गई, हो सकती है, कोई पॉसिबल हो सकती है, लेकिन बहुत कम होगी वो एज, राइट। अगर आपके पास डेटा नहीं है तो आप 100 से क्यों फिल करेंगे, मतलब एक सेंस बनता है ना कि अगर मैंने 100 से फिल करा तो देखा एक अलग से बार बन गया हमारे पास, है कि नहीं। तो ये पता चल जाता है कि यार हमने जो डेटा फिल करा खुद ही में एक आउटलायर है। अब आउटलायर लोगों को आपको पता है या नहीं पता है, क्या आप लोगों को आउटलायर पता है, आउटलायर किसे कहते हैं, यस या नो। क्या आपको आउटलायर पता है, आउटलायर किसे कहते हैं, अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ, ठीक है। तो आउटलायर उन्हें कहते हैं जो आपकी डेटा से बिल्कुल अलग ही दिखे। मेरा मतलब ये है कि जैसे जैसे मान लो एक स्टूडेंट, मतलब आपकी एक आपका जो आज आप पढ़ा रहे हैं वहाँ एक स्टूडेंट का बैच है, तो अब अगर आप कॉलेज में पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे जनरली जो एज रहती है वो, अगर आप बीटेक स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं तो उनकी एज कहाँ से रहेगी, 18 से 23 या 18 से 24 इसी के आसपास, राइट। या ज़्यादा से ज़्यादा 17 चला गया और 24 25 तो लास्ट होता है, 22 में ही खत्म हो जाता है नॉर्मली। लेकिन अगर आपको आपके डेटा में आपको आपने आपने मान लो कभी किसी ने अलर्ट से आपकी एंट्री गई, ठीक है, आपने किसी अपने सब जूनियर को भेजा कि जाके आप अटेंडेंस लगा के आओ और अटेंडेंस में मार्क करना, उनकी एज भी लिख के आना। तो आपने बाद में देखा वो शीट और देखा यार यहाँ पे किसी की इसने मार्क करा 32 या 35 मार्क करा है, तो क्या ये 35 लगता है कि वो क्लास में किसी बच्चे का होगा एज, बीटेक में किसी का एज 35 होगा, यस या नो, राइट सीमा जी, नो नहीं होगा।
और ये खुद में पता चल जाता है कि नहीं हो सकता ये, और इसी चीज को हम आउटलायर बोलते हैं। आउटलायर आपको देख के ही पता चल जाएगा कि ये हो ही नहीं सकता, तो वही है, उसी को आउटलायर बोलते हैं। और इसीलिए हमेशा जो हमारे दो काम हमेशा रहता है, मिसिंग वैल्यू जो हम फिल करना है, गलती से भी हम उसको ऐसी वैल्यू ना फिल कर दें जो खुद में एक आउटलायर हो। और हमेशा आउटलायर ढूंढो अपने अपने डेटा सेट में कि हमारे पास कोई डेटा सेट में कहीं आउटलायर तो नहीं है ना। तो आप लोगों से क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो मेरी मिसिंग वैल्यू थी, यहाँ पे 177 मिसिंग वैल्यू थी, तो मैं कौन सी वैल्यू से फिल करूँ इसको? क्या अच्छी वैल्यू रहेगी? क्या वैल्यू 20 रहेगी, 25 रहेगी, 30 रहेगी, 40 रहेगी? मतलब आप बताइए कौन सा नंबर सही रहेगा इसके लिए, 20, 25, 30 या 40? समझ गए आप क्वेश्चन? मेरे पास मिसिंग वैल्यू है 177, अब मुझे उन 77 मिसिंग वैल्यू को फिल करना है वैल्यू को, तो मैं कौन से वैल्यू से फिल करूँ? 20, 25, 30 या 40? ये आप भी कोई रैंडम ले सकते हैं वैल्यू, बताइए। मिनिमम, ओके, सीमा जी ने कहा 40, दिनेश जी ने कहा 40 मिनिमम, सतीश जी ने कहा 30, और बचा दो, और आप लोग भी पार्टिसिपेट करें कि क्या क्या हो सकता है। और एवरेज ऑफ ऑल, किसने एवरेज ऑफ ऑल? परफेक्ट, एवरेज ऑफ ऑल ये भी बहुत अच्छा एक आंसर है। और क्या किसी का आंसर है 20, 25? क्या किसी का आंसर है 10? क्या हम 10 डाल सकते हैं? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो जिसका भी आंसर था 30 या 40, तो आई डोंट नो आप लोगों ने क्या सोच के लिखा है। आई थिंक कोई बोलना चाह रहा है, ओके ठीक है। तो 30, 40, 20 जो एज है आप बिल्कुल डाल सकते हैं, नो डाउट। लेकिन जो बेस्ट चॉइस होता है हमेशा यहाँ का, वो होता है मीन वैल्यू या मीडियन वैल्यू। किसी ने एवरेज लिखा था तो एवरेज वैल्यू, मीडियन वैल्यू, मीन वैल्यू, वो हमेशा एक एक अगर आंख बंद करके आप डालना चाहेंगे वैल्यू, तो हमेशा सोचे कि मीन वैल्यू डालूंगा या मीडियन डालूंगा, मोड ऐसे ऐसे वैल्यूज, तो ये बेस्ट चॉइस रहता है। लेकिन हमेशा ये चॉइस बेस्ट नहीं रहेंगे, हमेशा बेस्ट नहीं रहेंगे। समझ लीजिए कि आपका पास एक डेटा सेट है कि बेस्ड ऑन आपका डेटा सेट में कॉलम्स क्या करेंगे, रहेगा डेट टाइम, मतलब अब वहाँ पे रहेगा डेट कि 1 जून 2020, 2 जून 2020, 3 जून 2020, आपके पास ये डेटा रहेगा ऐसे करके फ्रॉम 9 मतलब 2010 से 2020 तक। और साथ में रहेगा कॉलम रहेगा टेम्परेचर का, तो वहाँ टेम्परेचर में रहेगा पूरा सारा टेम्परेचर की वैल्यू कि 20, 10, 5, 30, 40। लेट से देहरादून, अगर आप लोग सब देहरादून के हैं तो लेट से देहरादून का एग्जाम्पल लेते हैं। तो अगर वहाँ पे मुझे मिसिंग वैल्यू रखनी है, मतलब कोई वहाँ पे मिसिंग वैल्यू है, मुझे वहाँ पे फिल करना है वैल्यू को, तो क्या कौन से वैल्यू फिल करेंगे? हमारे पास मिसिंग वैल्यू वहाँ पे आपको बताना कि कौन सी वैल्यू फिल होगी। मतलब आप लोग देहरादून के ही आए हो, तो क्या वैल्यू रहेगा कि मैं रख सकता हूँ 20? क्या 20 आंसर सही है? यस या नो? या क्या आप लोगों के पास कोई और लॉजिक है, क्या हम डाल सकते हैं? शिवा जी, सदन जी, अंकित जी, क्या हो सकता है वहाँ पे? एक जहाँ मिसिंग वैल्यू मेरे पास टेम्परेचर में देहरादून का मेरे पास डेटा सेट है 2010 से 2020 का। अब मुझे वहाँ पे मैंने देखा कि टेम्परेचर की वैल्यू तो मिसिंग है वहाँ पे, तो मैं उसको कौन सी वैल्यू से फिल करूँ? तो मान लेता हूँ मैं मीडियन उसकी वैल्यू है, ये मीन 20 डिग्री सेल्सियस, तो क्या 20 डिग्री सेल्सियस सही रहेगा? शिवाजी ने लगाया 30, परफेक्ट। और कोई? ठीक है, मतलब एवरेज। लेकिन चलिए, मतलब मैं समझ गया आप लोगों का आंसर यही है 30, एवरेज जैसे 20 ऐसे इसके आसपास, मतलब इन द एंड आप लोग मीन की तरफ जा रहे हैं। तो अब क्या है कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे आप लोगों को सोचना चाहिए और कि उसको कौन सा सीजन चल रहा है वहाँ पे। अगर अगर आप डेटा सेट में आप देखोगे कि अगर हमारे पास डेटा सेट है, अगर आप देखोगे अभी जनवरी से लेके
लेट्स से ठंड कब पड़ती है, जैसे अक्टूबर लेट्स से नवंबर से स्टार्ट हो जाता है और हमारा अप्रैल मार्च तक चलता है लेट्स, तो अप्रैल से मार्च तक का मंथ अलग कर लेंगे, सॉरी नवंबर से मार्च तक का मंथ अलग कर लेंगे, फिर अप्रैल से लेके जून जुलाई तक का मंथ अलग कर लेंगे, फिर बाकी का मंथ अलग कर लेंगे, क्योंकि ठंड में टेम्परेचर 0 to 4 डिग्री तक जाता है, राइट। और गर्मी में टेम्परेचर 30 डिग्री 35 40, दिल्ली में रहेंगे तो 42 डिग्री भी जाता है। तो अब मंथ को अलग करेंगे, अब देखेंगे कौन से मंथ में हमारी मिसिंग वैल्यू है और उसको वहां के मीन वैल्यू से फिल करेंगे। अगर ठंड के मौसम में अगर मिसिंग वैल्यू रहेगा तो वहाँ पे ठंड के मौसम की वैल्यू मिसिंग वैल्यू को उसको वहां से मीन करेंगे। अगर हमारे डेटा सेट में अगर जनवरी की वैल्यू मिसिंग रहेगी तो वहाँ पे जनवरी के लिए हम लोग 2 डिग्री डालेंगे, 3 डिग्री डालेंगे, 1 डिग्री डालेंगे, ना कि 20। अब वहाँ पे 20 डालते तो आउटलायर रहता है, राइट। और ये गर्मी के मौसम में अगर आप 30 डिग्री 40 डिग्री जाता है, वहाँ पे आप लोगों ने टेम्परेचर डाला 10 डिग्री 5 डिग्री मिसिंग वैल्यू में, आउटलायर हो गया हमारे लिए। क्यों? तो आप गर्मी का मौसम को गर्मी के मौसम के मीन वैल्यू से ही डालना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखने की बात है। तो ऐसे हम लोग मिसिंग वैल्यू को हैंडल करते हैं और आउटलायर वैल्यू को हटा के ऐसे उसको हैंडल करते हैं। इसमें कोई डाउट है? यस या नो? नो, परफेक्ट समझ, थैंक यू अलम, परफेक्ट। अब हम लोग आगे आते हैं परफॉर्मेंस मैट्रिक्स पे। तो अब हम लोगों ने जान लिया कि हमारा मॉडल कैसे बनता है, हमने जान लिया कि कौन कौन से फीचर्स लेने हैं। अब हमारी बारी की, अब हमने बना लिया, हमने बोला मॉडल बना लिया, फीचर्स भी अच्छे से बना के सिलेक्ट करने के बाद अब हम देखते हैं कि हमारा मॉडल की एक्यूरेसी कैसे आई है। तो अब जानना पड़ेगा कि कौन सा एक्यूरेसी चूज करें। अगर हमें पता ही नहीं होगा कौन सा मैट्रिक्स ले हम एक्यूरेसी के लिए, मतलब परफॉर्मेंस के लिए कौन सा मैट्रिक्स ले, तो हम फायदा ही नहीं होगा। तो इसमें से हम पहला तो हमारे पास 2 प्रॉब्लम है, याद है, रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन। तो रिग्रेशन के लिए हमारे पास अलग मैट्रिक्स रहती है और क्लासिफिकेशन के लिए हमारे पास अलग मैट्रिक्स रहती है। तो पहले हम रिग्रेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो रिग्रेशन का जो मैट्रिक्स है, पहला मैट्रिक्स जो डिस्कस करते हैं, मीन स्क्वायर एरर। तो मीन स्क्वायर एरर क्या है हमारा? y माइनस वाई बार। वाई बार मतलब हमारा समझ लिए एक्चुअल, वाई मतलब प्रिडिक्टेड, जो मॉडल है प्रिडिक्ट करा, और ये हमारा एक्चुअल जो वैल्यू थी वहाँ पे, तो उसमें जो डिफरेंस है वो उसका स्क्वायर और टोटल जितनी वैल्यू है उसका एवरेज, तो एन हो गया हमारा डिवाइड बाय एवरेज, मतलब डिवाइड बाय टोटल वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ रोज। तो यहाँ से आपका मीन स्क्वायर एरर आ गया। तो ये हो गया हमारा पहला मैट्रिक्स जो यूज करते हैं। दूसरा हमारा रूट मीन स्क्वायर एरर। तो रूट मीन स्क्वायर एरर क्या होता है कि जो आपने यहाँ पे मीन स्क्वायर एरर पढ़ा, इसके आगे रूट लगा दो, बस जो भी आया आपकी वैल्यू उसके आगे रूट लगा दो, तो आ गया रूट मीन स्क्वायर एरर। और एक चीज है कि इट इज यूज्ड मोर कॉमनली देन मीन स्क्वायर एरर, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल मीन स्क्वायर एरर इज वैल्यू इज टू बिग टू कंपेयर इजिली। अब ऑब्वियसली बात है कि आपका जो एरर आया उसको स्क्वायर कर रहा है, एक तो एरर ज्यादा भी होगा और उसका स्क्वायर करेंगे और ज्यादा होगी, तो आप खुद भी समझ नहीं पाएंगे कि यार ये सही है या नहीं है। एक थोड़ा सा मिसलीडिंग हो जाता है और हमें लगता है कि हमारा बहुत ज्यादा एरर आ गया। और सेकेंडली MSE is calculated by the square of error and the square root brings it back to the same level of the prediction error. So होगा क्या कि अब सोचिए एक डायमेंशन के परस्पेक्टिव से सोचिए कि आपने लेट्स से मीटर, आपने हमारे पास लेट्स से लेंथ का था, ठीक है, तो एक्चुअल लेंथ माइनस प्रेडिक्टेड लेंथ, तो आएगा इन द एंड मीटर में, आपने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया तो ये मीटर स्क्वायर हो गया, है ना। तो हमारा डायमेंशन ही चेंज हो गया यहाँ पे, और डायमेंशन चेंज हो गया तो हम डायमेंशन चेंज हो गया हमारे पास, इसलिए उसको बैक टू प्रीवियस डायमेंशन में लाने के लिए क्या करेंगे, रूट लगा देंगे, तो हमारे पास वाटर वापस उसी डायमेंशन में आ गया है मीटर में। तो इसलिए हम लोग रूट मीन स्क्वायर एरर को लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि एक वो तो सेम डायमेंशन पे दिखाता है और एक रियलिस्टिक लगता है, उसकी जो वैल्यूज आती है वो एक फिगरली सही, मतलब एक माइंड को सही दिखाता है। बट अब क्वेश्चन है कि भाई अगर ये था हमारे पास तो ये है क्यों, राइट। तो इसका यूज मॉडल करता है अपने लिए, जो मशीन लर्निंग मॉडल है उसमें याद है मैंने आपको सिखाया था लॉस फंक्शन, याद है, जहाँ पे बताया था उसमें ऐसी यही फंक्शन था वहाँ पे, एक्चुअल माइनस प्रेडिक्ट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एवरेज। तो ये
हमारे मॉडल के लिए बहुत अच्छा है। मॉडल अपने आप को ऑप्टिमाइज करने के लिए, एक अच्छा मॉडल बनाने के लिए, उसके लिए मीन स्क्वायर एरर सबसे बेस्ट है। क्योंकि जितना ज्यादा से ज्यादा एरर रहेगा मॉडल को दिखेगा, उसको उतना कम से कम करने की कोशिश करेगा। इसीलिए हमारा मीन स्क्वायर एरर मॉडल के लिए बेस्ट है, और मॉडल को इवेलुएट करने के लिए, इंसानों के लिए कि मॉडल अच्छा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो हमारे लिए आरएमएससी बेस्ट है। अब तीसरा आता है मीन्स एब्सोल्यूट एरर। और ये कुछ नहीं, हमारा y माइनस वाई बार का एब्सोल्यूट वैल्यू, अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव होगा तब भी पॉजिटिव, और डिवाइडेड बाय मीन, मतलब सम करने के बाद उसका मीन कर देंगे, हमारा आ गया मीन एब्सोल्यूट एरर। तो एमएससी गिव्स लार्जर, अगेन सेम चीज है। अगर आपको रूट मीन स्क्वायर यूज नहीं करना है, किसी को रूट मीन स्क्वायर नहीं यूज करना, तो वो एम ए यूज कर लेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ये यूज करें या ये यूज करें, बात बराबर ही है। ठीक है, एक छोटा सा है, हाँ, एक चीज आता है आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को समझने से पहले अब थोड़ा सी चीज समझ लेंगे पहले कि वेरिएंस क्या होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। वेरिएंस मैंने आपको बता ही दिया है कि एक फीचर आपस में दूसरे फीचर के साथ कितना कोरिलेटेड है, कितना रिलेटेड है, उसके बीच का वेरिएंस दिखा देगा उससे। ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन उसी का रूट, बस। तो ये स्प्रेड बताता है एक तरीके से कि कितना हमारा स्प्रेड है। थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल टर्म आएगा, मतलब स्टैटिस्टिकल चीजें जा रही है इसमें। और फ्रेंकली अगर अगर आपको समझ नहीं आएगा तो नो डाउट, क्योंकि ऑब्वियसली स्टैटिस्टिक्स में अच्छी बहुत कॉम्प्लेक्स नॉलेज है ये, और उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है ये। तो बस एक बेसिकली बताता क्या है, ये एक स्प्रेड बताता है उसको कि कितना स्प्रेड है उसमें आपस में। तो इसको छोड़ते हैं, अब बताते क्या आर स्क्वायर का काम क्या होता है। आर स्क्वायर का काम ये है कि आपके मॉडल ने आपके डेटा को कितने अच्छे से फिट किया है। याद है मैंने आपको बताया था ओवर फिटिंग, अंडर फिटिंग, ओवर फिटिंग, अंडर फिटिंग। तो ये मॉडल बताएगा कि आपके डेटा को कितना अच्छे से फिट करा है। अगर आपके डेटा इसमें जो वैल्यूज आती है, मान लीजिए आपकी इसके आगे वैल्यू रहेगी 0 से 1 के बीच, अगर ये वैल्यू 1 के बहुत पास रहा, मतलब 0.99, 0.997, 0.98, मतलब ये ओवर फिटिंग की तरफ जा रहा है। अगर जा रहा है 0.8 के नीचे, तो मतलब ये अंडर फिटिंग की तरफ जा रहा है, और हमें चाहिए अप्रोप्रिएट। तो हमें इसके लिए क्या करेंगे, 0.8 से 0.95 के आसपास रखिए। अब कोशिश करें कि 0.95 के आसपास आपकी वैल्यू हो, तो वो आपकी अप्रोप्रिएट फिटिंग होगी। और उसको निकालने के लिए आपको कोई मैथमेटिकल फंक्शन नहीं करना, हमारे पास लाइब्रेरी रहती है आर स्क्वायर की, अब सीधा इसको इंपोर्ट करें और बस आपका काम बन गया। एक चीज है इसका डिसएडवांटेज भी है कि क्या होता है कि जब कभी कभी हमारे पास जब हमारे पास क्या होता है कि इफ इट डज नॉट टेक इनटू कंसीडर ओवरफिटिंग प्रॉब्लम, और जैसे मैंने बताया था कि ओवरफिटिंग का ऑल तो 0.99 आया, बहुत लोग सोचते हैं कि 0.9 आया तो मतलब बहुत अच्छा ही आ गया ये तो, लेकिन ऐसा नहीं होता हमें हर केस में। इसीलिए मैं आपको बता दें कि 0.9 आया तो मान अच्छा नहीं है। इसमें एक और चीज है, कभी कभी मॉडल कभी कभी ओवरफिटिंग होता है, लेकिन तब भी आर स्क्वायर क्या दिखाता है कि नहीं आपका मॉडल अच्छा है, 0.95 की वैल्यू दिखा देगा। कभी कभी होता है, और वो होता कब है, जब इफ योर रिग्रेशन मॉडल हैज टू मैनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। जब हमारे पास इंडिपेंडेंट जो वही वेरिएबल जो हमारे पास लेट्स से 50, 60, 100, 200, लेट्स से बहुत ज्यादा 200, 300 है आपके पास, इतने ज्यादा होने के बाद तो इस केस में क्या होता है, यही आर स्क्वायर की वैल्यू दिखाता है कि 0.95, कि 0.95 आपको लगेगा बहुत अच्छा है, लेकिन असली में क्या होता है, ओवरफिट कर देता है डेटा को। तो इन सबसे बचने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी आई है, वो है एडजस्टेड आर स्क्वायर। तो यहाँ पे एडजस्टेड आर स्क्वायर है, कुछ नहीं है, आप बस लाइब्रेरी डाउनलोड कीजिए, इंपोर्ट एडजस्टेड आर स्क्वायर, और यहाँ पे बस आप डेटा सेट को डालेंगे और आपके पास जो मैंने आपको मैट्रिक्स बनाई है 0.8 से नीचे गया तो अंडर फिटिंग, 0.99 से ऊपर गया, 0.99 से ऊपर गया तो ओवर फिटिंग, और बाकी 0.8 और 0.95, 0.96, 0.97 के आसपास रहा तो एप्रोप्रिएट फिटिंग। और आपका काम रहेगा 0.95 के आसपास लेके जाना अपने मॉडल को। यहाँ पे कोई डाउट हमारे ये रिग्रेशन के मैट्रिसेस में, आप ये नो से बता सकते हैं। अगर डाउट है तो आप इसमें ब्लॉग में डाल दीजिए, अदरवाइज नो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, परफेक्ट सीनरी।
क्लासिफिकेशन, अब क्लासिफिकेशन का सबसे पहला और सबसे बेसिक जो होता है इसका वो है कंफ्यूजन मैट्रिक्स। और मतलब इसका परफॉर्मेंस का एक फाउंडेशन है। अभी है क्या कि मान लीजिए ये रहे आपके, ओब्वियसली बाइनरी क्लास है हमारे पास, दो कैटेगरीज है, यस या नो। जस्ट 1 सेकेंड, एक बार पानी पी लेता हूँ। तो हमारे पास दो क्लासेस है, यस या नो। और एक्चुअल वैल्यूज है, यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे प्रिडिक्टेड। तो यहाँ पे मॉडल ने प्रिडिक्ट करा है नो, और एक्चुअल में नो कितना था, वो है 50। यहाँ पे प्रिडिक्टेड है यस, और एक्चुअल में क्या था, नो। तो मतलब यहाँ पे मॉडल ने गलत प्रिडिक्ट करा, वो कितना था, 10। यहाँ पे एक्चुअल में था यस, और मॉडल ने बोला नो, तो वो कितना गलत प्रिडिक्शन दिखा रहा मॉडल ने, वो करा 5। और एक्चुअल में था यस, और मॉडल ने भी बोला यस, तो वो कितना एक्चुअल में था, वो 100। तो हमारे मॉडल ने 100 और 50 इतना इसने एक्चुअली में सही प्रिडिक्ट करा है, और इतना इसने गलत प्रिडिक्शन करा है। ठीक है, तो देख सकते हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स इज अ टेबल that is often used to describe performance of a classification model on a set of test data। ठीक है, तो जब भी अपना मॉडल आप ट्रेन करें, फिर अपना टेस्ट डेटा पे करें, और यहाँ पे ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाएं, और आपको दिख जाएगा कि कैसे ये बनता है और क्या क्या आता है हमारे पास। अब इसमें कुछ चीजें हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजी, वो कुछ है ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव। ट्रू पॉजिटिव क्या होता है कि आप में एक्चुअल वैल्यू भी पॉजिटिव था, और आपके मॉडल ने भी पॉजिटिव बोला है, तो मतलब ट्रू पॉजिटिव। जैसे these are the cases in which we have predicted yes and they have the disease, then they have the disease, मतलब yes, ट्रू पॉजिटिव। ट्रू नेगेटिव मतलब ये है कि हमने तो बोला नहीं था, लेकिन असली में था उसके पास प्रॉब्लम। ठीक है, तो ट्रू नेगेटिव, सॉरी मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम कर गया। ट्रू नेगेटिव, वी प्रेडिक्टेड अ नो एंड दे डोंट हैव द डायबिटीज, मतलब कि हमने सही प्रेडिक्ट करा कि था भी नहीं डायबिटीज उसको, और हमने भी बोला कि नहीं उसको भी प्रॉब्लम, तो वो ट्रू नेगेटिव। अब फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव क्या होता है कि हमने बोला कि यस, बट एक्चुअली में क्या था, बट उनके पास कोई डिजीज था नहीं, और हमने बोला कि यस। और सेम थिंग यहाँ पे फॉल्स नेगेटिव, हमने बोला कि यस उसके पास कोई डिजीज था, हमने बोला कि प्रेडिक्ट नहीं, और उसमें एक्चुअली में उसके पास कोई डिजीज था, हो गया फॉल्स नेगेटिव। ठीक है, मतलब थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी है, बस इसी चीज को एक इन्होंने टर्मिनोलॉजी बना रखी है। अब इसका यूज है, इन टर्मिनोलॉजी का यूज है, क्या यूज है मैं अभी बताता हूँ। एक्यूरेसी, पहला है एक्यूरेसी। तो जो मैं तब से एक्यूरेसी बोल रहा था कि एक्यूरेसी जो आई है वो कैसे निकालते हैं, कितना ट्रू पॉजिटिव, कितना हमने मॉडल ने सही जवाब दिया, सही पॉजिटिव इंडिकेट करा, और सही नेगेटिव बताया उसने। तो इन दोनों का प्लस डिवाइड बाय टोटल कितनी वैल्यू आई है, वो है हमारा एक्यूरेसी। ठीक है, अब जो मन में आता है हमेशा, जैसे इसकी एक्यूरेसी कितनी होगी, आप लोग बताइए कि इसकी एक्यूरेसी कितनी होगी। आप लोग कोई कैलकुलेट करके बताइए इसकी एक्यूरेसी क्या होगी इस पर्टिकुलर मॉडल की। मैं भी यहाँ पे एक्यूरेसी कैलकुलेट करता हूँ। 100 + 50, यहाँ पे आया 150, हमारे सही प्रेडिक्शन थी, डिवाइड में 10 प्लस डिवाइड बाय टोटल, तो 100 + 150 150, 10 160 165। हमारी प्रेडिक्शन एक्यूरेसी की मॉडल थी 90, 0.9, क्या बोले तो 90%। आई होप आप लोगों की इतनी एक्यूरेसी आई है, राइट। ठीक है, अब एक चीज है कि एक्यूरेसी हमेशा वही नापते हैं जहाँ पे डेटा सेट बैलेंस हो। याद है मैंने आपको बैलेंस डेटा सेट बताया था कि 50% मतलब दोनों में ट्रू पॉजिटिव मतलब यस और नो दोनों में 50% होना चाहिए, या फिर 30 और 70, या फिर 40 60 ऐसे, लेकिन बहुत ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, लाइक 10 और 90, मतलब 90% यस है और 10% नो है, या 90% या फिर 80% नो है, 20% यस है, बस ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा बैलेंस होना चाहिए, मतलब 60-40, मतलब 50, ट्राई कीजिए 60-40 के बीच रहने का। अगर 60-40 रहा
तो आप ये जो मैट्रिक्स है आप हमेशा एक्यूरेसी मैट्रिक्स यूज कर सकते हैं फॉर चेकिंग इट्स परफॉर्मेंस। बट अगर ऐसा नहीं होता, और बहुत सारे केसेस में बहुत ऐसा नहीं होता है, तो उस केस में क्या करें, प्रिसीजन प्रिसीजन और रिकॉल, ये दो चीजें हैं, ये उनके लिए होता है इम्बैलेंस डेटा सेट के लिए। अब एक एग्जांपल है कि इसमें कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो नॉर्मल फॉर्मूला है ट्रू पॉजिटिव डिवाइड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, ट्रू पॉजिटिव डिवाइड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स नेगेटिव, बस सॉरी फॉल्स पॉजिटिव, सॉरी फॉल्स पॉजिटिव, तो ट्रू पॉजिटिव डिवाइड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। तो अब ये एक एग्जांपल है कि स्पैम क्लासिफायर। अब सोचिए कि स्पैम क्लासिफायर है क्या, कि या तो आपके पास मेल्स आते हैं उसमें स्पैम्स आते हैं उसमें कितने सारे। अब एक मशीन एल्गोरिथम बना हुआ है, वो डिटेक्ट करेगा ये स्पैम है या नहीं है, तो ऑटोमेटिकली आपके आपके सबके जीमेल पे एक मशीन एल्गोरिथम लगा हुआ है, वो बेस्ड ऑन योर कीवर्ड्स वो बता देगा ये भाई स्पैम है, और आपके स्पैम वाले मेल पे भेज देगा। ठीक है, अब होता क्या है कि अब मान लो कि इसमें क्रिटिकल केस क्या है, हमारे मॉडल ने बोला कि ये स्पैम है और वो स्पैम नहीं था, क्या ये ज्यादा क्रिटिकल केस है? मतलब केस, मैं केस से बताता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ और आपको बताने की कौन सा ज्यादा क्रिटिकल है। ठीक है, केस ए, मैं इसको जूम आउट जूम इन भी कर देता थोड़ा सा। केस ए, मॉडल प्रिडिक्टेड स्पैम, एक्चुअल में नॉट स्पैम। ठीक है, मॉडल ने बोला कि स्पैम था और एक्चुअल में स्पैम नहीं था। और केस बी, मॉडल ने बोला, मॉडल प्रिडिक्टेड करा कि स्पैम नहीं है, नॉट स्पैम, और एक्चुअल में था स्पैम। कौन सा ज्यादा क्रिटिकल केस है, केस ए या केस बी? समझ के आप लोग क्वेश्चन, आप लोगों से मुझे पता सुनना है कि पता है कौन सा क्रिटिकल केस है। सोचिए कि मतलब क्या, अगर क्या केस होता तो आपको प्रॉब्लम नहीं होता। क्रिटिकल केस में मतलब ये है कि अगर मॉडल ने गलत भी प्रिडिक्ट कर दिया तो कोई बात नहीं, चलता है, लेकिन अगर इसने ऐसा करा तो नहीं, वो नहीं होना चाहिए, उसकी उस बेस पे क्रिटिकली पूछ रहा हूँ मैं। आप लोग मेरा क्वेश्चन समझ गए? केस है, सीमा जी ने केस है बोला, परफेक्ट। और कोई? और कोई है जो अपने आंसर बता कौन सा हो सकता है, केस है केस? मतलब यू कैन आंसर राइट रॉन्ग क्वेश्चन एज वेल यार। सत्येंद्र जी, नीरज जी, सत्येंद्र जी, परफेक्ट, केस भी। और कोई? मैं ऑब्वियसली इसके बाद आपको एक्चुअल आंसर बताऊंगा कि क्या होगा और मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, और ऐसा आपको भी सोचना चाहिए, इसलिए आपके आंसर सोच रहा हूँ कि आप लोग सोचिए कि क्या होगा और क्यों, आपके अपने मन में सोच के रखिए, मैं आपको बताऊंगा एक्चुअली में क्या है सिनेरियो। ठीक है, आई थिंक 3 लोगों का आंसर है, कब सफिशिएंट है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब सोचिए कि आप लोगों के लेट से जॉब स्टार्टिंग में, लेट से जॉब अपॉर्चुनिटी, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, वो लोग उसने जॉब के लिए अप्लाई करा है और कहीं से उसके पास जॉब का ऑफर लेटर है। ठीक है, एक चीज माइंड में रखिए कि हम लोग हमें से कोई भी स्पैम चेक नहीं करते, राइट? स्पैम में हम लोग कभी भी चेक नहीं करते, बहुत रेयरली महीने 2 महीने में जाके देख लेते कि आगे स्पैम में क्या है। हम मतलब मेरे जैसे कोई इंसान होगा तो डिलीट ही करते हैं, कभी देखता भी नहीं है। तो मान लीजिए किसी का जॉब लेटर आया है, जॉब ऑफर आया है और उसके स्पैम में चला गया, मतलब मॉडल ने बोला है कि ये स्पैम था और उसने स्पैम में भेज दिया, तो क्या उसका बड़ा लॉस होगा? बड़ा लॉस होगा ऑब्वियसली, राइट? कि उसके स्पैम में चला गया, उसने देखा ही नहीं और उसका जॉब चला गया। अब वही चीज मान लीजिए कोई आता है जो फेक आता है स्पैम, कि आपके पास $500 का आपको ऑफर लेटर लग गया या ये लॉटरी लग गई, तो आपके इसमें आ गया, ठीक है, एक्चुअल में, और मतलब मॉडल ने बोला कि स्पैम नहीं है और आपके उसमें आ गया। लेकिन आप देख के बता सकते हैं कि यार ये तो मैंने कुछ करा ही नहीं है, तो कौन सी लॉटरी का आए की लॉटरी, तो ये पक्का स्पैम होगा, है ना? तो यहाँ पे आपके पास केस आ गया कि उस समय कि मॉडल ने बोला कि नहीं था स्पैम और एक्चुअली में स्पैम था, लेकिन एटलीस्ट आप यहाँ पे आप लोग देख पाए कि हाँ भाई स्पैम है या नहीं है।
लेकिन यहाँ पे उसने स्पैम में भेजते हैं और हम लोग देखते हैं स्पैम स्पैम फोल्डर, तो यहाँ पे ये ज्यादा क्रिटिकल केस है। ओके, तो जिसका आंसर था केस ए, जिसने मन में सोचा केस ए, तो वो ज्यादा सही था। ओके, इसीलिए इसीलिए यहाँ पे जो फॉल्स नेगेटिव, जो मॉडल ने नेगेटिव प्रिडिक्ट करा है वो नहीं लिया, बोला कि फॉल्स पॉजिटिव, कि मॉडल ने बोला कि हाँ स्पैम है और एक्चुअल में स्पैम नहीं था, इसलिए वो ज्यादा क्रिटिकल है, इसलिए यहाँ पे ये फॉल्स पॉजिटिव चूज करा गया है। कि मॉडल ने बोला भाई स्पैम था, वो स्पैम था ही नहीं, इसीलिए यहाँ पे प्रिसीजन में यहाँ पे फॉल्स पॉजिटिव लिया गया है। जैसे एक्यूरेसी में सब कुछ लिया था, फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव सब कुछ लिया था, लेकिन यहाँ पे नहीं लिया उसने, सिर्फ फॉल्स पॉजिटिव लिया, क्योंकि वो ज्यादा क्रिटिकल है। अब दूसरा है रिकॉल, यहाँ पे ट्रू पॉजिटिव अपॉन में ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। अभी केस आता है कैंसर डिटेक्शन का, ठीक है। अब इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कैंसर डिटेक्शन, कि इसमें मैं केसेस बताता हूँ आपको, बताने कि क्या सही है। मॉडल ने बोला कि कैंसर है, ठीक है, और एक्चुअल में कैंसर नहीं था। मॉडल ने बोला कि कैंसर नहीं है और एक्चुअली में कैंसर था। कौन सा कौन सा केस इस बार ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब कौन सा केस ज्यादा क्रिटिकल है? शिवाजी ने केस ए बोला है, बाकी लोग सत्येंद्र जी ने बी बोला है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि लास्ट टाइम आंसर मतलब बी ऑप्शन नहीं था तो इस बार बी दे दूंगा ऑप्शन में, मतलब बी आंसर होगा करेक्ट, ऐसा कुछ नहीं है, आपको लॉजिक सोचना है, ठीक है। और कोई? पीयूष जी ने बोला बी, ठीक है, 3 लोगों का आंसर मिल गया, हम आगे बढ़ते। तो इसमें सोचिए कि मॉडल ने बोला कि उसको कैंसर है और एक्चुअली में कैंसर नहीं था उसको। तो क्या होगा इस केस में? इस केस में ये होगा कि मॉडल ने बोला कैंसर था, तो उसकी कैंसर की ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगी। कैंसर की ट्रीटमेंट स्टार्ट होगी तो ऑब्वियसली अब कैंसर की ट्रीटमेंट स्टार्ट हुई तो उसके बाद साइड इफेक्ट्स आने लग जाएंगे, तो डॉक्टर दोबारा टेस्ट कर लेगा दोबारा से कि अरे इसको तो कैंसर नहीं था, इसमें मतलब गलती से इसके पास आ गया डिटेक्शन, और इसलिए वो बच जाएगी। ये इस केस में ये सोचिए कि मॉडल ने बोला कि कैंसर नहीं था, उसको सच में कैंसर था, तो क्या होगा, उसकी क्रिटिकल और बढ़ती जाएगी। मान लीजिए स्टेज 1 पे उसने डिटेक्ट करा होगा कि नॉट कैंसर, उसमें असली में कैंसर होगा, उसने लगा कि कैंसर नहीं है, डॉक्टर का इलाज नहीं मिला, अब स्टेज 4 पे चला गया, अब उसका इलाज भी होगा तो कैसे और क्रिटिकल हो गया, राइट। तो यहाँ पे मॉडल का नहीं कैंसर पकड़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए केस भी यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मॉडल बोलता कैंसर है और कैंसर नहीं होता तो भी चलता, कि पर दवाई खाता, साइड इफेक्ट्स आते और पता चल जाता कि भाई कैंसर नहीं था, लेकिन यहाँ पे कैंसर नहीं था तो उसका चेकअप नहीं हो पाया, इसलिए उसका स्टेज 1 स्टेज 2 पे चला गया या स्टेज 3 पे चला गया, और वो उसका चांस बचने का और कम हो गया, इसलिए यहाँ पे ये ज्यादा क्रिटिकल केस है। ओके, ये चीज समझ आ गया कि कौन सी चीज में क्या ज्यादा क्रिटिकल केस है, राइट, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे रिकॉल यूज करते हैं जहाँ पे फॉल्स नेगेटिव, जहाँ पे नेगेटिव वैल्यू मॉडल ने बोला जो कि नहीं, कि यहाँ पे इसको नहीं था लेकिन एक्चुअली में वो था, तो फॉल्स नेगेटिव ये ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है यहाँ पे रिकॉल के केस में। तो जहाँ पे हमारा कैंसर जैसी चीजें आए वहाँ पे हम लोग रिकॉल यूज करेंगे, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं एफ बीटा स्कोर पे। ओके, तो अब क्या होता है कई के सिनेरियो में कि हम लोग मॉडल के दोनों फॉल्स नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव दोनों को एक इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं, कि हम इक्वल इंपॉर्टेंस भी नहीं देना चाहते कि 50% 50% मिल जाए, ऐसा नहीं चाहते कि किसी को 25 मिले किसी को 35 मिले, ऐसा कुछ करके, या किसी को 75 किसी को 25 ऐसे करके कुछ रेशियो मिले इंपॉर्टेंस, तो वहाँ पे एफ बीटा स्कोर आता है, बस एफ बीटा स्कोर कुछ नहीं है। तो जहाँ पे आपको लगता है कि मुझे दोनों को इंपॉर्टेंस देना चाहिए लेकिन एक कुछ रेशियो में, वहाँ पे एफ बीटा स्कोर यूज करते हैं। लोग आजकल एफ बीटा स्कोर ही यूज करते हैं क्योंकि डोमेन नॉलेज, जैसे आपके पास डोमेन नॉलेज आ गया तो को पता है कि मुझे इसको इतना परसेंट वेट देना, मुझे इसको इतना परसेंट वेट देना है, उसके बेस पर आप बीटा स्कोर बीटा बी का वैल्यू के लिए सेलेक्ट करेंगे और बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा परफॉर्मेंस वाला खत्म हो गया। ओके, यहाँ पे अभी तक किसी को कोई डाउट है?
आप लोग यस और नो में बोल सकते हैं, डाउट है या नहीं। परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है। अ, अब एक बार सॉरी, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। जस्ट जस्ट। ओके, ठीक है। तो अब हम लोग अब मैं बताने वाला हूँ कि आप लोग कैसे आप अपनी ये मशीन लर्निंग की जर्नी कैसे आप लोग कर सकते हैं, कैसे कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे आपको बढ़ना चाहिए। क्योंकि जो मैंने लेक्चर्स दिए हैं, जो आपको लेक्चर्स मिलेंगे, वो शॉर्ट समराइज फॉर्म में रहेगा। ऑब्वियसली इसको एक प्रॉपर गाइडेंस, एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप पढ़ना पड़ेगा इसमें, कि आपको क्या क्या चीज़ पढ़ना चाहिए, क्या चीज़ नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसे करके। तो बताते हैं। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो जब भी मशीन लर्निंग का आप स्टार्ट करें पढ़ना, तो एक सबसे पहला इसका होता है फेमिलराइजेशन। इसमें आपको कुछ लाइब्रेरीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे डेटा साइंस के लिए, क्योंकि ये लाइब्रेरीज जैसे पांडास एंड नमपाई एंड मैटप्लोटलिब। पांडास पूरा डेटा फ्रेम को हैंडल करना, मतलब आपका ये CSV फाइल, टेक्स्ट डेटा, आपका ये टेबुलर डेटा, सबको हैंडल करना, मैनिपुलेशन करना, डेटा मैनिपुलेशन, प्री प्रोसेसिंग, आगे पोस्ट प्रोसेसिंग, सब कुछ पेंडास की मदद से ही करा जाता है। तो आपको पेंडास का लाइब्रेरी का नॉलेज होना मस्ट है, कंपलसरी। दूसरा नमपाई, जितनी भी कैलकुलेशंस होती है, ये नैन वैल्यूज के साथ खेलना, और जितने भी जैसे मीन वैल्यू, मीडियन वैल्यू, और बहुत सारे साइन कोसाइन वैल्यू, बहुत सारी चीज़ आप देखेंगे फ्यूचर में। और जितनी भी कैलकुलेशन पर से वाली वैल्यूज होती है, वो सारी नमपाई से होती है। तो आप लोग नमपाई को एज ए हैंड्स ऑन बेसिक स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन पांडास आना चाहिए मस्ट। और मैटप्लोटलिब, क्योंकि अगर प्लॉटिंग नहीं आएगा तो आप समझ नहीं पाएंगे डेटा को। डेटा को समझने के लिए डेटा को प्लॉट करना पड़ेगा, सबसे सिंपल। उसके बाद जब आपका हो जाए, तो आप हमेशा एक टाइम सीरीज डेटा उठाइए और उसके ऊपर एनालिसिस स्टार्ट कर दीजिए हमेशा। कोई भी डेटा, मैंने सिर्फ टाइम सीरीज मैंने बोला है, आप लोग रिग्रेशन डेटा, क्लासिफिकेशन और कुछ भी डेटा लीजिए और उसके ऊपर एनालिसिस स्टार्ट कीजिए। पांडास नंपाई की पांडास की मदद से डेटा को रीड कीजिए, एक्सट्रैक्ट कीजिए, और मिसिंग वैल्यूज को देखिए। मैटप्लोटलिब से आप प्लॉट कीजिए, देखिए मिसिंग वैल्यूज कहाँ पे है, आउटलायर्स है कि नहीं। मेरे पास अगर आउटलायर्स है तो उसको फिल कीजिए नंपाई की मदद से। और डेटा को समझिए कि डेटा मुझे कहना क्या चाह रहा है। जब ये हो जाए, उसके बाद स्टार्ट होता है एल्गोरिथम्स के ऊपर पढ़ना। जैसे मैंने आपको पढ़ा लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, और बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं। आपको सब कुछ पढ़ने की जरूरत कभी नहीं है। आपको वही पढ़ना है जो आपको, मतलब आपको बस पता होना चाहिए कि डिसीजन ट्री क्या होता है, रैंडम फॉरेस्ट क्या होता है, XG बूस्ट क्या होता है, कैट बूस्ट क्या होता है। बहुत सारे एल्गोरिथम, मैं लाइन से लिस्ट बना दूंगा आपके लिए, इतने एल्गोरिथम्स हैं। लेकिन वही है कि आपको बस पता होना चाहिए कि कौन सा एल्गोरिथम क्या क्या काम है। बस जब आपको करना हो, वो एल्गोरिथम उठाइए, उसके बारे में पढ़िए, उसके बारे में समझिए, अपना डेटा सेट पे यूज कर लीजिए बस। जैसे आपको पता है कि रिग्रेशन का डेटा है, तो मैं लीनियर रिग्रेशन यूज करूंगा। मेरे पास क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है, तो मैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज करूंगा। मेरे पास अब ये जैसे डिसीजन ट्री है, रैंडम फॉरेस्ट, ये हर टाइप के डेटा पे यूज हो जाएगा ये। और आपका फ्यूचर में डीप लर्निंग मॉडल्स भी हैं, जहाँ पे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क। अगर आपके पास इमेज डेटा है तो कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क यूज करेंगे आप लोग। अब एक बेसिक लाइफ साइकिल है जो हमेशा फॉलो करनी चाहिए, कि डेटा प्री प्रोसेसिंग के बारे में समझिए, पढ़िए क्या होता है डेटा प्री प्रोसेसिंग, कि हमें क्या क्या करना होता है, कि मिसिंग वैल्यू हैंडलिंग करना, आउटलायर्स हैंडल करना, डेटा को इम्प्यूट करना, डेटा को क्लीन करना, और फीचर इंजीनियरिंग एंड सिलेक्शन, जो मैंने फीचर सिलेक्शन बताया था आपको, वो टेक्निक्स अप्लाई कीजिए ताकि आप फीचर सिलेक्शन करें उसमें। उसके बाद मॉडलिंग, मतलब अपने मॉडल्स को
ट्रेन कीजिए, इवेल्युएट कीजिए, और बस मतलब इवेल्युएशन कीजिए, फिर दोबारा रीट्रेन कीजिए, अपने मॉडल को अच्छा बनाइए, अच्छा से अच्छा बनाते रहिए, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स। बस यही है। जैसे आपका हो जाए, फिर अपना डेटा साइंस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दीजिए। यही है बिल्कुल बेसिक लाइफ साइकिल। ऑब्वियसली इसमें और एडवांस जाते रहेंगे, लेकिन एक बेसिक स्टार्ट करने के लिए आप लोग ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, मशीन लर्निंग में। मशीन लर्निंग बहुत बड़ी है। आप मतलब जैसे बोलते हैं ना कि गंगा है, अब मतलब बूंद बूंद से सागर बनता है, तो बूंद बूंद, मैंने आपको सिर्फ बूंद बताया, सागर बहुत बड़ा है। मतलब मैं भी कवर नहीं करता, कोई भी कवर नहीं कर सकता। आप बस स्टार्ट कीजिए, बिल्कुल बेसिक है, फाउंडेशन है। एंड ये मेरा रोड मैप है। ऑब्वियसली ये जो रोड मैप है, ऑब्वियसली ये भी आपके साथ शेयर कर दूंगा कि आप यहाँ से स्टार्ट करते रहेंगे लाइन बाय लाइन, और बस। तो यही तक था। जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं अभी तक, इसमें आपको कोई डाउट है तो आप, हमारा नेक्स्ट सेशन है क्लियरिंग द डाउट क्लियरिंग सेशन, वहाँ पे क्वेश्चंस लिख लीजिए, हम वहाँ पे क्वेश्चंस पूछेंगे। आई होप यहाँ तक अभी तक किसी को कोई डाउट ना हो। ओके, ओके सीमा जी, ठीक है। तो हम लोग 9 बजे मिलते हैं दोबारा। जो भी डाउट होगा वो क्लियर करेंगे, एंड अदरवाइज कुछ कुछ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके। कि किसी ऑब्जेक्ट का डेटा सेट कलेक्ट करने के लिए एट्रीब्यूट होते हैं, क्या एट्रीब्यूट मैंडेटरी है? तो धीरे जी एग्जैक्टली क्वेश्चन में समझ नहीं पाया, बट ज़्यादा मुझे लग रहा है आप ये पूछना चाह रहे हैं कि किसी डेटा सेट में क्या क्या किसी भी डेटा सेट में कौन कौन से फीचर्स या एट्रीब्यूट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट? हाँ धीरे जी, आप यस नो करके बोल सकते हैं, हाँ ठीक है। तो अब ये हर डेटा सेट टू डेटा सेट डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल लोन के लिए, ये मान लीजिए आपके पास डेटा सेट आया और आपको काम बोला है कि आप वेदर इस इंसान को आप लोन देंगे या नहीं देंगे। तो उस डेटा सेट के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए हमारे पास जो इम्पोर्टेंट होते हैं? पहले तो उस पर्सन की इनकम, कितनी इनकम है। दूसरा सैलरी, मतलब वो जॉब करता है या नहीं करता, जॉब करता है, बिजनेस करता है, क्या करता है। मतलब अनएम्प्लॉयड है। तीसरा मतलब एजुकेशनल बैकग्राउंड, कितनी स्टडीज है उसकी। फोर्थ उसकी एज क्या है। तो ये अब सोच सकते हैं कि इम्पोर्टेंट पैरामीटर है कि अगर वो जॉब करता है तो इसका वो लोन रिपेमेंट कर पाएगा। लेकिन अगर उसकी एजुकेशन बहुत कम है, लेट से, और तो रेगुलर बेसिस पे जॉब भी हो रही थी कि जॉब उसकी मंथली सैलरी कम रहेगी, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि लोन रिपेमेंट ना हो पाए। साथ में क्या होता है, और आजकल चल रहे क्रेडिट स्कोर, CIBIL स्कोर। तो दीज आर ऑल्सो अदर पैरामीटर्स जो इम्पोर्टेंट है। तो यही बोल रहा हूँ कि हर डेटा सेट टू डेटा सेट पे पैरामीटर्स इम्पोर्टेंट होते हैं। आप भी कोई एग्जांपल लीजिए और आप डेटा से सोचिए कि इसमें क्या पैरामीटर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। आई होप धीरे जी मैं आपका आंसर दे पाया हूँ। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन? कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, क्लास जो पढ़ाया गया उससे रिलेटेड, या इन जनरल मशीन लर्निंग या डेटा साइंस के रिलेटेड पूछ सकते हैं। अगर पार्टिसिपेंट्स की कोई क्वेरी नहीं है तो उसके बाद हम क्लास सेशन जो है ऑफ कर देते हैं।
अच्छा, धीरज सर का एक क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग। शिवाजी, डेफिनेटली पीपीटी सारी शेयर हो जाएंगी। जो ये प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर है वो सारी पीपीटी आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। एंड नीरज जी, जो आपका क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग, मतलब यहाँ पे कल जैसे मैं आपको बता रहा था कि सबसे लेटेस्ट जो चल रहा है आजकल इन सेल्फ ड्राइविंग कार एप्लीकेशन, ये डेटा साइंस मशीन लर्निंग का, कि वहाँ डिटेक्शन करना कि रोड पे कौन कौन से ऑब्जेक्ट है और वो क्या है, दैट इज एन एप्लीकेशन। योर आपको जो चलान करता है वाया उस कैमरा ट्रैफिक लाइट से, दैट इज एन एप्लीकेशन। एक्सक्यूज मी सर, सर इसी की रिगार्डिंग में पूछा था कि जब हम कोई डेटा सेट मैनेज करेंगे तो किस फील्ड में कैसे करेंगे, किसी भी एक ऑब्जेक्ट का हम डेटा सेट मैनेज के लिए क्या क्या एट्रीब्यूट्स की जरूरी होते हैं हमारे लिए। मैनेज करने के लिए, डेटा सेट मैनेज करने के लिए, मैनेज मतलब क्या बोल रहे हैं आप? सेट बनाने के लिए जो डेटा सेट हम बनाते हैं सर, उसके लिए क्या क्या एट्रीब्यूट्स की रिक्वायरमेंट होती है, इनिशियल रिक्वायरमेंट। उसमें सर आपको भाई जैसे एग्जांपल दिया था मैंने कि सर जैसे आप अभी चालान काटने वाला बता रहे थे या ऑटोमेशन का है आपका सेल्फ कार ड्राइविंग का, तो उसके रिगार्डिंग में कुछ बता दीजिए। जैसे इसी का ले लेते हैं, चलिए चालान काटने का। तो इसके लिए जो सब प्राइमरी डेटा सेट है वो है सिर्फ इमेजेस, सिर्फ और सिर्फ इमेजेस। यहीं पे वो भी जहाँ से ट्रैफिक लाइट जहाँ पे लगा रहता है वहाँ से इमेजेस खींचते का, दैट इज ऑल। मतलब इमेजेस या वीडियो, तो वो हमारा डेटा सेट हो जाएगा। उसके लिए उसके ऊपर मॉडल ट्रेन करेगा, मॉडल रन करेगा, अब फिर प्रेडिक्शंस देगा। तो जैसे जैसे मैं दूसरा एग्जांपल दिया था मैंने आपको सेल्फ ड्राइविंग का, तो यहाँ पे हमारे इमेजेस हो जाएंगे, यहाँ पे वीडियो भी रहेगा, इमेजेस भी रहेगा। तो क्या रहेगा बेसिकली इमेजेस का डेटा सेट में कि इस इमेज में क्या क्या चीज़ें हैं। अब मैं बता दूँ, अब मैं बता दूँ कि जैसे वीडियो रहा तो अब वीडियो दिखाएंगे उसके बाद में, और साथ में मॉडल को ये भी बताएंगे कि इस वीडियो में इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे क्या क्या चीज़ें दिख रही है, यहाँ पे कौन सी चीज़ें क्या है, लेबल होनी चाहिए वो वीडियो पे, ताकि मशीन लर्निंग समझ पाएगा अच्छा ये ह्यूमन है, ये डॉग है, तो लेबल्ड वीडियो होना चाहिए या लेबल्ड इमेज होना चाहिए, ताकि ये होता डेटा सेट, इसके लिए प्रिपेयर करके रखना चाहिए। तो ये तो इसमें हो गया। अब जैसे प्राइवेट डेटा सेट बोल रहा है, जैसे बैंक्स के लिए, जो लोन इंप्रूवमेंट के लिए, जैसे बोल रहा है लोन पास करने के लिए, तो जो डेटा सेट उसके लिए क्या होना चाहिए कि आपको पर्सन की डिटेल होनी चाहिए आपके पास, सैलरी स्लिप, और सैलरी पर्सन है या बिजनेस करता है, एज क्या है और प्रोफेशन क्या है, ये सब चीज़ें ये डेटा सेट होना चाहिए। तो ये होगा टेबुलर डेटा सेट, इस टाइप की चीज़ें। तभी जब भी आप बैंक में जाते थे, याद है आपके लिए फॉर्म भरा था आपके लिए, तो फॉर्म इसलिए भरता था कि आपका रिकॉर्ड वो लोग मेंटेन कर पाए अपने डेटा सेट में, सिंपल। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन? बाकी जो भी पीपीटीज है वो सारी चीज़ें शेयर हो जाएंगी, पीपीटीज या कोड्स वगैरह सब कुछ शेयर हो जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है अभिषेक सर, आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ थैंक यू। हाँ जी, ठीक है, हम सेशन ऑफ करते हैं और थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन। आपका गला काफी खराब था लेकिन फिर भी कंटिन्यूअसली आपने सेशन को थोड़ा सा हो गया था, पता नहीं कल सडनली हो गया था। जी चलिए, थैंक यू। इट्स नाइस एक्सपीरियंस टू हैव। थैंक यू अभिषेक। ओके बाय। ओके।